पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम इज अ हाउस होल्ड इनकम, है ना। पर्सनल इनकम क्या होता है? हाउस होल्ड का इनकम होता है। और हाउस होल्ड का इनकम के अंदर मतलब क्या है? जैसे अविनाश, अपन ने देखा था कि एक फर्म्स और अपन ने किसके अंदर रिलेशन देखा था? हाउस होल्ड के अंदर रिलेशन देखा था, याद है अविनाश? जी जिसके सर, अंदर हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग लेबर एंड फर्म्स इज प्रोवाइडिंग द वेजेस, ठीक है। तो यस सर, फर्म्स वेजेस जो प्रोवाइड करेंगे, तो इस फर्म्स को देखते हैं। फर्म्स का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम, ठीक है। जी सर, प्राइवेट इनकम के अंदर क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक फर्म है, ऐसे समझ कर देखो कि रिलायंस इज अ फर्म, ठीक है। ये एक फर्म है दुनिया में, मतलब कंट्री के अंदर और कोई फर्म नहीं है, ओनली वन फर्म इज देयर, दैट इज रिलायंस। एंड रिलायंस ने जो प्रॉफिट अर्न करा है अपनी पूरी लाइफ के अंदर, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो है 100 रुपीज। ज्यादा क्लियर है? यस सर, ये है प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम से अपन को क्या करना है? अपन को पर्सनल इनकम पर जाना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्सनल इनकम। तो अब ये जो हाउस होल्ड को पैसा देगा, ठीक है, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो हाउस होल्ड को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, दैट इज 100 रुपीज ने कमाए मान लो रिलायंस ने, तो सारा का सारा दे देगा क्या हाउस होल्ड में अविनाश? नहीं सर, नो सर, इसके अंदर से क्या क्या कंपोनेंट होंगे? एक तो कुछ पैसा ये टैक्स में देगा, यस राइट। सर, तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का 30 हो गया है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का। कुछ पैसा ये क्या जी सर, करेगा? कुछ पैसा ये खुद के लिए रख लेगा, 10 रुपीज रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अपनी कंपनी में वापस ही इन्वेस्ट कर देगा ये, ठीक है। दैट इज नोन एज यस रिटेन। सर, और कुछ पैसा ये क्या करेगा? इसके पीएफ के अंदर डाल देगा, इसको हाथ में नहीं देगा, इसके पीएफ में डाल देगा, ग्रेचुटी में डाल देगा। मान लो 10 रुपीज के पीएफ के अंदर डाल दिया। ये क्लियर है यस सर, अविनाश? ठीक है, क्योंकि ये जो यस पीएफ सर, का यस पैसा सर, होगा वो अभी नहीं मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, उसको बाद में होगा तब वो काउंट हो जाएगा, राइट। तो 10 रुपीज के पीएफ के अंदर डाल दिए। अब जो पैसा बचा है 30, 30, 40, 50, 50 रुपए जो बचे वो हाउस होल्ड को दे देगा, और ये हाउस होल्ड की पर्सनल इनकम हो जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज द पर्सनल इनकम ऑफ हाउस होल्ड अविनाश, ओके सर, करेक्ट है। यस सर, अब देखो, ये पर्सनल इनकम है बिफोर टैक्सेस, बिफोर टैक्सेस, अभी यस टैक्स। सर, अब दूसरा एक कंसेप्ट आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि कितना डिस्पोज कर सकता है। तो डिस्पोज कितना करेगा? 50 रुपीज के पास आ गए, अब इसके अंदर एक 10% का टैक्स दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? 45 रुपीज के पास बचेगा। 45 ही कैन डिस्क्लोज, ही कैन डिस्पोज, so that is known as personal disposable income, ठीक है। यस सर, यस सर, तो लेट्स मूव अवर थर्ड मेथड। देखो हमने क्या करा, एक्सपेंडिचर मेथड हम वापस देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमने जीडीपी निकाली। जीडीपी क्या होता है बच्चों? अगेन सर, जीडीपी इज सिंपल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इवन इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में ये देखा कि हमने एक अजम्पशन लिया कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कोई इनको खरीदेगा ना बच्चों। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या कर रहा है? कोई इनको खरीद रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब कुछ खरीद रहा है। तो ये जो भी प्रोड्यूस हुआ है उनको खरीद लिया किसी ए पर्सन ने, ठीक है। तो उस ए पर्सन का खर्चा अगर हम निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। ये हमें इसके अंदर पता चल जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज वैल्यू, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। और इसका फॉर्मूला हमने देखा था C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। इसमें किसी को डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो इस मेथड के अंदर। करेक्ट। नाउ वी आर डीलिंग विद द वैल्यू एडेड मेथड। देखो बच्चों, एक और तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है सर? एक तो तरीका ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हम इसके अंदर खर्चा देख रहे हैं, तब जाकर हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल फॉर्म हुआ, ठीक है, रॉ मटेरियल बना, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल मान लो कि कोई भी रॉ मटेरियल है, एक्स रॉ मटेरियल, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक और प्रोडक्ट बचा, बना वाई प्रोडक्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल से वाई प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो रॉ मटेरियल मतलब 50 रुपीज का था, और उसके अंदर 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ, और वो क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट के बाद एक और प्रोडक्ट बना, उसके अंदर क्या हुआ? 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ, और ये प्रोडक्ट बन गया।
तो इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा? प्रोडक्ट का प्राइस उसका हो जाएगा, देखो 50 रुपीज का रॉ मटेरियल था, 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हो गया और 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हो गया, तो ये प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, तो ये 150 रुपीज, एक तो आप अगर मान लीजिए इस प्रोडक्ट को किसी ने खरीद लिया, मान लो मैंने खरीद लिया, अविनाश बताएंगे, अविनाश अगर ये प्रोडक्ट मैं खरीद लेता हूं तो ये कौन से मेथड के अंदर काउंट होगा? मैं खरीद लेता सर हूं अभी और जो 150 हाँ, इस प्रोडक्ट को मान लो मैंने खरीद लिया, तो मेरा खरीदा हुआ अगर हमने कैलकुलेट करा कि कितना खरीदा, कितने रुपए का खरीदा है, तो वो कौन से मेथड में कैलकुलेट होगा? सर ये इन्वेस्टमेंट में। एक्सपेंडिचर वाले में, यस सर। है ना? एक्सपेंडिचर वाले में होगा कि मैंने ये खरीद लिया, तो वो एक्सपेंडिचर वाले में कैलकुलेट। एक और तरीका है इस चीज को यस सर। निकालने का, अपन क्या करें, ये वैल्यू एडेड हो रही है ना, इनको ऐड कर लें, 50 को ऐड करें और फिर इस 50 को ऐड करें और जो रॉ मटेरियल इनिशियल स्टेज में था उसको ऐड कर लें, तो अपने पास क्या जाएगा, अपने पास यहाँ से भी 150 आ रहा है। मतलब एक तो ये है कि प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद इसको किसी ने खरीद लिया, तो ये तो एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, जीडीपी इतना हो जाएगा 150 रुपीज। या फिर हम रॉ मटेरियल प्लस ये क्या है, ये जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये भी 150 रुपीज आएगा, बट दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। अभी तो हमने एक रॉ एग्जांपल दिया है आपके एक बेस क्रिएट करने के लिए, एक एग्जांपल से हम इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताएंगे हिमांशु। हिमांशु ये बताना कि मान लीजिए कार है ना, 500 रुपीज की है हिमांशु, और ये 500 रुपीज की कार जो है ना, मान लो किसी ए पर्सन ने खरीदी है, और हमने पता लगा लिया कि इस ए पर्सन ने कितने में खरीदी है, तो हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं हिमांशु? हिमांशु है भी क्या आज क्लास में? यस सर। हाँ, जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं हिमांशु? यस सर। क्या मेथड होगा उसका जीडीपी का कैलकुलेशन का? इसमें तो टोटल सर कितना एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाएगा। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा। ठीक है, अब ये हमने देखा कि भाई हिमांशु ने बताया, जैसे हमने सर पिछली बार याद करा था, एक्सपेंडिचर मेथड से कंजम्पशन के अंदर ये आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर मेथड इसमें काउंट होकर हमें पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम जीडीपी निकाल पाए मार्केट प्राइस पे। ठीक है सर, एक और तरीका है हिमांशु, अगर मान लो कि ये बनी किससे होगी, ये मान लो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी कार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील से बनी है ना, तो देखो आयरन ओर मान लो 50 रुपए का था। ठीक है, 50 रुपए का आयरन ओर लिया मैंने और इसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला, स्मेल्टिंग करी इसकी, ये सब चीजें करी, और इसके अंदर 50 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया, मतलब आयरन जो मिला ना अपने को, ये 100 रुपए का आयरन हो गया, ये 100 रुपीज। अब इसके अंदर आयरन को हमको स्टील में कन्वर्ट करना होगा, स्टील के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मेरे को और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और ये सब चीजें करना लगा, और 200 रुपीज मैंने और ऐड करे इसके अंदर, तो वैल्यू एडेड इसमें कितना हो गया, 200 रुपीज का और वैल्यू एडेड हो गया, और ये कितने का बन गया, 300 का बन गया। ठीक है, अब 300 में और वैल्यू एडिट कर दी मानो मैंने 200 रुपीज की, और फिर मेरी कार बन गई 500 रुपीज की, है ना? तो एक तो तरीका ये है इसका खरीदने का, इसका जीडीपी कैलकुलेट करने का, कि कोई इसको खरीद ले, मान लो हिमांशु ने इस कार को खरीद लिया, और हिमांशु से मैंने पूछ लिया हिमांशु तुमने कितने में ये कार खरीदी, हिमांशु ने बोला सर 500 रुपीज में खरीदी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कार की जो मनी वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपीज। ये तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। अब वैल्यू एडेड मेथड देखो, वैल्यू एडेड में क्या करूंगा मैं, जो भी वैल्यू एडेड हो रही है ना उसको है ना, इसको प्लस करूंगा। देखो 50 तो इस आयरन ओर का, ये समझो 50 आयरन ओर, प्लस इसके अंदर 50 और वैल्यू एडेड हो गई, तो प्लस 50, फिर यहाँ पे वैल्यू एडेड कितनी हुई 200 की, प्लस 200, प्लस यहाँ पर वैल्यू एडेड कितनी हुई 200 की, यहाँ पे 200, और यहां से भी मेरे पास क्या आएगा, यहां से भी मेरे पास 500 रुपीज आएंगे। देखो 100 और 400, 500, तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, पर यहां पर मैंने क्या करा, वैल्यू एडेड मेथड, जहां जहां वैल्यू एडेड होती रही ना उसको ऐड करता गया, और मुझे जीडीपी पता चल गई कि कितनी जीडीपी है कंट्री की, दैट इज 500 रुपीज। एनी डाउट इन दिस मेथड, प्लीज लेट मी नो। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? तो देखो जीडीपी मेथड कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गए, एक तो हमने कि भाई कोई एक्सपेंडिचर करा किसी पर्सन ने, तो उसके पास जाकर हमने ये पूछ लिया कि भैया तुमने कितना एक्सपेंडिचर करा, इसने कहा कि हमने 500 रुपीज का एक्सपेंडिचर करा, हमने कहा लो भाई ये जीडीपी आ गई
500। ठीक है, हमारे पास जीडीपी आ गई 500, हमने बिल्कुल आंख बंद करके कह दिया। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका हमने ये देखा कि कितना वैल्यू एडेड हो रहा है। मतलब 50 मान लीजिए रॉ मटेरियल है, इसके अंदर हमने 50 रुपए और ऐड करा। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है। ठीक है, वैल्यू एडिशन का 50 रुपए और ऐड करा, और ये क्या करा, आयरन बन गया 100 रुपीज का। फिर इसके अंदर हमने और वैल्यू एडिशन करा, कितने रुपीज का, 200 रुपीज का, है ना। ये क्या बन गया, स्टील बन गया। और स्टील के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर 300 रुपीज का और वैल्यू एडिशन करके इसको क्या बना दिया हमने, कार बना दिया 500 रुपीज। तो ये कैलकुलेट कर लें 300। ठीक है, 300 प्लस इसके अंदर 200 प्लस 50 और ये 50। ठीक है, ये 100 रुपीज का करा वैल्यू एडिशन, राइट। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, और ये हो गया 300। ठीक है, तो 100 ये कितना हो जाएगा अपना 500 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू एडेड से। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना होता है वैल्यू एडेड के अंदर, कि वैल्यू एडिशन जो हो रहा है हर स्टेज के ऊपर, उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिल जाएगा जीडीपी के अंदर। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। सर सर वो एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो तो सेम टू सेम हो रहा है। क्या बोल रहे हो, एक बार वापस बोलो। सर हमारा एक डाउट था सर, बोले सर एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से डिफरेंशिएट तरीका डिफरेंस है ना। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको पूछ रहे हैं कि भाई तूने कितना एक्सपेंडिचर करा। वैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं कि हाउ मच यू हैव डन द एक्सपेंडिचर। ठीक है अविनाश, इससे यहां से हम देख रहे हैं वैल्यू Yes, एडेड sir. में हम हर स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हैं अविनाश? यस सर आएगा कैलकुलेट में सेम ही, बट हर स्टेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड हो रही है ना, उसको हम प्लस कर रहे हैं हर स्टेज पे। राइट अविनाश? जी सर। तो इस तरीके में फर्क है। ठीक है यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? गौरव एक सेकंड, हाँ पूछो आप गौरव। सर मैं कह रहा था, जैसे मान लो 100 कार बनी सर कंट्री में एक साल में, हम्म, तो बिकी सर 90, हम्म। तो 10 तो सर उसकी कंपनी में ही खड़ी रह जाएंगी। तो फिर तुम पिछला लेक्चर देखो, इन्वेंटरी के बारे में पता नहीं है तुम्हें अभी गौरव? अब सर मैंने आज ही ज्वाइन करा था। ठीक है सर, देख लूंगा। इन्वेंटरी के बारे में पता करो एक बार क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी। इस तरह से हमने क्या करा है, इसके अंदर जीडीपी कैलकुलेट करा है, दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, गौरव तुम्हारे लिए बता देते हैं, जैसे 100 कार प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, उसके अलावा 90 कार बिक गई हैं, और 10 कार जो होंगी ना वो इन्वेंट्री होगी, और इन्वेंट्री को कैलकुलेट करा जाता है अलग से, वो हमने आपको बता रहा था उस मेथड में। ठीक है, आप पिछले प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, आपको समझ में आना है। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज अ प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यू एडेड टू ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो वैल्यू एडेड हो रहा है ना, उसके अंदर उसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो उसको अपन वैल्यू एडेड मेथड इसके अंदर बोलेंगे, राइट। तो ये एग्जांपल अपन ने देखा, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो हमने जीडीपी के अंदर क्या क्या पढ़ा है ये समझते हैं। जीडीपी हमने पढ़ा है, जीडीपी की डेफिनेशन, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज जीडीपी। देन वी हैव मूव टुवर्ड्स द जीएनपी। जीएनपी क्या है? जीएनपी के अंदर हमने कहा है कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल ऑफ द कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज नोन एज जीएनपी। Then we have moved towards the relationship between the GDP and GNP. GDP plus net factor income abroad is known as what? GDP plus net factor income abroad is known as GNP. ये हमने इसके अंदर पढ़ा था कि this is the definition of, this is the relationship between the GNP and GDP. Then we have moved toward the net versus gross, और net versus gross के अंदर हमने देखा था कि gross minus depreciation is equals to net. Then we have moved towards the constant price and योर करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में हमने देखा कि कांस्टेंट प्राइस जो होता है दैट इज ऑन व्हाट, दैट इज ऑन द बेस ईयर प्राइस। और यहाँ पे करंट प्राइस के अंदर हमने देखा कि करंट ईयर की जो प्राइस होती है उसके अंदर कांस्टेंट और करंट प्राइस हमने इसके अंदर देखा, राइट। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हमने ये देखा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है।
तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं माइनस उसमें सब्सिडी कर देंगे, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मार्केट प्राइस, दिस इज नोन एज एमपी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर देखा था। फिर हम मूव करे थे कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज एनएनपी एफसी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये नेशनल इनकम थी। और इसको कैलकुलेट करने, इसके अंदर हमने देखे थे कि क्या क्या चीजें नहीं आती है नेशनल इनकम के, विच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये भी हमने इसके अंदर देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, ठीक है, 3 तरीके होते हैं। मतलब पहले हमको जीडीपी कैलकुलेट करनी होती है। पहला तरीका दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हमने देखा है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई जी प्लस x माइनस m। ठीक है, x माइनस m इज इक्वल्स टू व्हाट, नेट एक्सपोर्ट, g इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, i क्या है, i जो है अपना इन्वेस्टमेंट है, और c जो है दैट इज कंजम्पशन। This is the formula of expenditure method. Then we move towards the second method, that is value added method, जिसके अंदर हमने देखा कि हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड हो रही है उसको कैलकुलेट करके भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं। This is also a method to calculate the GDP that we have understood in the value added method. And third is the income method. इनकम मेथड के अंदर अभी हम इसको पढ़ेंगे, हम जब हम पढ़ेंगे आपका बजट पढ़ेंगे तब इसको हम समझेंगे इनकम मेथड क्या होता है। ठीक है, इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बजट का आपको, then we will understand this one। ठीक है, तो एनी डाउट इन दिस लेक्चर। और ये नेशनल अकाउंटिंग यहाँ पर आपका खत्म हुआ है। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, बट इसके बाहर इसके अंदर कुछ नहीं है। नेशनल अकाउंटिंग आपका यहाँ पर डन है, राइट। इसके अंदर एक मेथड पड़ा है, इनकम मेथड बचा हुआ है। इनकम मेथड वी विल डील इन द व्हाट, इन द रेस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है, जब भी अपना बजट होगा तब मैं आपको इनकम मेथड बताऊंगा, राइट। सर एनी डाउट इन द यूनिट नंबर 1 सर प्लीज लेट मी। सर जीवीए का जो आपने जो ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला बताया था सर, उसमें जैसे कोई सेक्टर है तो उसमें जो इनपुट कॉस्ट अगर लगता है तो वो क्या आएगा नहीं ना सर उसमें? इनपुट कॉस्ट मतलब जो स्टार्टिंग जो है उसके अंदर इनपुट हाँ कॉस्ट वो, लग रहा है वो तो आएगा ही रॉ मटेरियल के अंदर। अच्छा जो 50 जो था ना आयरन ओर वाला वो तो आएगा ही, बाकी वैल्यू एडेड होता रहेगा उसके अंदर, बाकी के अंदर नहीं अच्छा दिखेंगे, फिर बाकी वैल्यू एडेड के अंदर कंसीडर किया जाएगा। पर पहला स्टार्टिंग वाला तो तुम्हें लेना पड़ेगा हिमांशु, आयरन ओर वाला। यस ओके सर। फिर क्योंकि वैल्यू एडेड किसके ऊपर होगी, उस बेस के ऊपर ही तो वैल्यू एडेड होगी। वही नहीं लोगे तो किसके ऊपर वैल्यू एड करोगे तुम। अच्छा Correct? ठीक है सर। चलिए तो यूनिट 1 हैज बीन डन। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट दैट इज बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं एंड बैंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इसके अंदर मैं ना सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, वैसे बैंकिंग को अलग से हम पढ़ा सकते थे, बट इसको हम होलिस्टिकली आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, होलिस्टिकली आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, क्या है बैंकिंग के अंदर, किस तरह से इसमें बैंकिंग होती है, इसको पूरे बेसिक से लेकर चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट नथिंग इज टू टिपिकल इन द बैंकिंग सिस्टम, है ना। एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी इन द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, गौरव तो गौरव कैन यू हियर मी गौरव, गौरव मंगल। हाँ तो गौरव आप सुन लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो, है ना। यूनिट 1 हैज बीन डन। यूनिट 1 का 2 क्लासेस आप देख लीजिएगा पहले, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर से। बैंकिंग जो सिस्टम है दैट वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ, और बैंकिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने यूनिट 1 नहीं पढ़ा है तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग में ऐसा कुछ है नहीं कि पीछे ठीक का है आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बैंकिंग एंड दिस इज द न्यू यूनिट फॉर यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, और जब भी आप क्लास अटेंड करें गौरव, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो आप अपने आप को म्यूट रखिएगा। जब क्वेश्चन पूछना है तो म्यूट ऑफ करके या फिर रेज हैंड कर दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। गौरव चलिए सर, ठीक है तो ठीक है बैंकिंग हम सर। समझते हैं, बैंकिंग क्या है ये हम इसके अंदर समझते हैं, राइट, कि व्हाट इज बैंकिंग ऑल अबाउट, ये हम इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि है ना, देखिए ऐसा समझते हैं हम कि है ना 5 आदमी थे, ए बी सी डी ई, ये 5 आदमी थे। इनके पास है ना बहुत पैसा है, इनका वो बहुत पैसा है, इन सबके पास इतना पैसा है 20 रुपीज है सर। 20 रुपीज बहुत पैसा है, मतलब ऐसे समझ लो 20 रुपीज इनके पास। पर ये परेशान है, इनके अंदर लालच है। क्यों लालच है? ये परेशान इसलिए है कि ये चाहते हैं कि इनका पैसा कहीं इन्वेस्ट करे, पर इन्हें कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो इनसे पैसा ले ले और वो इन्वेस्ट कर दे। इनके अंदर इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है कि खुद पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, ये परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा, एक और पर्सन परेशान है इकोनॉमी के अंदर, कौन है? ये एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 3% परेशान है। क्यों एक्स और वाई, ये 3% पर? क्योंकि इसको क्या है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्स और वाई इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कह रहा है कि यार कोई मेरे को ना पैसा दे देना 50 रुपए, तो मैं ना दुनिया बदल दूं। वाई बोल रहा है मेरे को भी कोई 50 रुपए दे देना तो मैं दुनिया बदल दूं।
हमको चाहिए पैसा, पर हमको कोई मिल नहीं रहा है, तो ये भी परेशान है। अगर ये लोग इनको मिल जाते ना, ए बी सी डी कहीं से मिल जाते हैं इनको, एक्स वाई को, तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि एबीसी क्या, एबीसीडी इनको पैसा दे देते, 100 रुपीज दे देते और इनको कुछ इंटरेस्ट रेट पे दे देते। ठीक है, जैसे मान लो 10% की इंटरेस्ट रेट पे दे दिए, और इनका भी काम हो जाता कि ये भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए, और इनका भी काम हो जाता कि इनका भी पैसा क्या हुआ, पैसा इनको मिल गया है, बिकॉज दे आर इन द डायर नीड ऑफ द मनी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी ई के पास क्या है, 100 रुपीज है, दे आर 100 रुपीज विद ए बी सी डी ई। ठीक है, बट इनको क्या करना है, इनको खर्च करना है, मतलब इनको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कि कोई हमसे पैसे ले ले और कोई हमको उधार दे दे। क्योंकि जब हम इसको लेकर सोते हैं ना, तो ये पैसा डबल नहीं हो रहा है, पैसा उतना ही रह रहा है। पर अगर हम किसी को ये उधार दे दे, जैसे मान लो मेरे को ये लोन पर दे दे, ठीक है, ये ए मेरे को लोन पर दे दे 20 रुपीज, तो इसका ये हो जाएगा ना, ये पैसा कुछ कमा कर देगा इसको। ठीक है, कमाकर इसको ये पैसा देगा, क्या क्या कमा कर देगा सर, इसको ये कमा कर देगा कि 20 रुपीज, एक साल बाद मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 22 रुपीज को दे दूंगा, तो 2 रुपए इसने कमा लिया। ये परेशान इसलिए है एबीसीडी कि यार हमारे घर में है ना बहुत पैसा पड़ा है, पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, और बहुत ही समस्या आ रही है कि इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं पा रहे हैं इसके। तो अब इन दोनों की प्रॉब्लम, और इनको क्या है, इनको ऐसा है कि इनको कोई एबीसीडी जैसा मिल जाए, कोई एक्स वाई को ऐसा है कि इनको कोई मिल जाए तो वो उसको पैसा दे दे, और ये पैसा मार्केट के अंदर क्या करे, मार्केट के अंदर ही इंडस्ट्रीज खोल दे। तो दोनों परेशान है। कौन कौन परेशान है? ए बी सी डी ई। ये तो इसलिए परेशान है क्योंकि इनके पास पैसा है, और ये चाहते हैं कि इनका कोई पैसा लेकर खुद का बिजनेस करे, चाहे उसको डुबाए, कुछ भी करे, बस इनको इंटरेस्ट रेट पे पैसा वापस लौटा दे। ये ढूंढ रहे ऐसे पर्सन को, एक्स वाई ऐसे पर्सन है जो ये कह रहे हैं, हे भगवान कोई हमें ऐसा पर्सन मिलवा दे जिसके पास पैसा हो और वो पैसा हमको इंटरेस्ट पे दे दे। तो यहाँ पर इनका भगवान कौन है? दोनों का भगवान। ठीक है, इनका दोनों का भगवान है बैंक। बैंक कहेगा देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट वन, एबीसीडी तुम मुझे रुपए दो, 100 रुपीज मेरे पास जमा करा दो। हमने कहा ठीक है सर, हम जमा करा देंगे 100 रुपीज बैंक के अंदर। बैंक ने कहा एक्स वाई तुम मेरे पास आओ और ये 100 रुपए लेके चल जाओ। वाह सर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सर इसमें एबीसीडी को क्या फायदा हुआ, ये अपने घर में रख लेते 100 रुपीज। नहीं, बैंक ने कहा कि मैं तुमको 4% इंटरेस्ट रेट दूंगा। सर बैंक तो बड़ा ही क्या है, दयालु है, 104 रुपए दे रहा है इनको। अच्छा सर, और इसने कहा, इसको क्या करा, इसने एक्स वाई को 100 रुपीज दे दिए। अच्छा सर, सर इसमें बैंक को क्या मजा आया, बैंक का तो नुकसान हो गया। नहीं बच्चों, ये है ना, एक्स वाई को कोई फ्री में पैसा नहीं दे रहा है, ये एक्स वाई को दे रहा है इंटरेस्ट रेट पे, दैट इज मान लीजिए 10% की इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है। मतलब आफ्टर सम टाइम एक्स वाई विल गिव देम 110 रुपीज। ये समझ में आ रहा है? आफ्टर सम टाइम 1 ईयर के कंप्लीशन के बाद एक्स वाई विल गिव देम 110 रुपीज, 110 रुपए इसको देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है हमको? 110 रुपए एक्स वाई ने इसको दे दिया, बैंक को दे दिया। ठीक है, तो बैंक को इधर कितना देना है, 104 रुपए, और आ कितने रहे बैंक के पास, 110 रुपीज। सो बैंक का प्रॉफिट जो हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ बैंक विल बी 6 रुपीज, और दिस इज नोन एज द इनकम ऑफ बैंक। Is this clear to everyone? Please let me know. Anybody has any doubt in this one? Please let me know. Abhinash, is this clear? Abhinash? Yes, sir. Anybody has any doubt? Please let me know. Yes, sir. ठीक है, तो बैंक क्या हुआ, इसलिए बैंक को है ना कहते हैं बिचौलिया, मीडिएटर, और फाइनेंशियल क्योंकि पैसों का काम है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बिचौला है, बिचौलिया है, किससे, उससे पैसा लिया, उसको दिया और आधा खुद खा गया। ठीक है, ऐसा बैंक ने करा है। जैसे मेरे यहाँ पे मान लो कुछ डिपॉजिटर्स खड़े हैं, मैंने उनसे पैसा लिया 100 रुपए, और मैंने वो 100 रुपए उठा के दूसरे को दे दिया, उससे मैंने बदले में 110 लिया और इनको 104 रुपए दिए, तो 6 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो। ये बैंक का काम है। दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये प्रॉफिट अर्न करने का इनके पास ये तरीका है। हाँ, जो कोर बैंक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंक अपना पैसा कैसे लेता है, इधर से पैसा लिया डिपॉजिटर से और बोरोवर्स को पैसा दिया, बोरोवर्स ने रिटर्न में उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दिया है, उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लिए, और यहाँ पे इनको 4% दिए, और वहां से आया 110 रुपए, और यहाँ दिया है 104 रुपए। यहाँ पर है ना ए बी सी डी ई, ये भी खुश हो गए कि यार बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पैसे जो थे 100 रुपीज वो क्या हो गए, हमारे पैसे इन्वेस्ट हो गए। और एक्स वाई ये भी खुश हो गए कि हमको 100 रुपीज मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं।
This is the concept number 1 that you have to understand before we start the banking. Concept number 1. ठीक है, अब है ना ये जो सिस्टम है ना बहुत अच्छे से चल सकता था, पर बच्चों यहाँ पे पैसों का मामला है, और पैसे के अंदर है ना भाई, सगा भाई भी धोखा दे जाता है, और फिर ये तो क्या है, ये तो बैंक है ना, ये तो बैंक है, सगा भाई धोखा दे जाता है, ये तो बैंक है, इसको तो पता नहीं है कि कैसा पैसे। ABCD ने क्या करा, पूरे विश्वास के साथ इसको पैसे दिए कि लो बैंक, हमारे 100 रुपीज, और हमको क्या करना, तुम 1 साल बाद 104 रुपीज दे देना। बैंक ने कहा ठीक बात, कि 104 रुपए मैं आपको दे दूंगा, और बैंक ने 100 के 100 रुपए लगाकर किसको दे दिए, विजय माल्या टाइप के आदमी को दे दिए, मान। और विजय माल्या ने कहा देख बैंक, तेरा तो पैसा है नहीं, अपन क्या करते हैं, तू मेरे को दे दे और मैं चला जाऊंगा लंदन, और उसमें से थोड़ा पैसा तेरे को दे दूंगा। मैनेजर को उसने पटा लिया, एक नेक्सस बन गया इनका, ठीक है, नेक्सस बन गया, और विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया। अब ये क्या करें, ABCD क्या कहेंगे, अरे भैया हमने तो पैसे जमा कराए थे, किसके लिए, कि हमें क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। लालच बहुत बुरी बला है, ये हमने सुना था, आज यथार्थ हो गया उसका। कैसे हो गया, कि भाई हमारे सारे पैसे, हमारा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी लेकर भाग गया हो। तो बैंक ऐसा कुछ नहीं करे जिससे कि क्या हो, डिपोजिटर्स, क्योंकि इसने बिल्कुल मन विश्वास लगाकर इसने क्या करा है, पैसा जमा कराया। डिपोजिटर्स का पैसा जो हो वो वेस्ट ना हो, और वो क्या हो, वो रिस्क ना हो, रिस्की ना हो, रिस्क पे ना हो, और बैंक कहीं डिपोजिटर्स के पैसे से रिस्क पे खेल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये पैसों का मामला है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए देयर इज ए बड़ा रेगुलेटर, और दैट बड़ा रेगुलेटर, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उस बड़े रेगुलेटर को हम क्या बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RBI, और प्रेम से इसको बोलना है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके भी ऊपर, इस बैंक के ऊपर भी एक और बैंक है, ऐसे बैठो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, दैट इज द रेगुलेटर ऑफ होल दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो होल सिनेरियो बन रहा है, इसका रेगुलेटर एक है सेंट्रल बैंक, हु इज रेगुलेटिंग द थिंग्स दैट इज डन बाय द बैंक। बैंक को हर वक्त क्या कर रहा है, बैंक को हर वक्त कंट्रोल में रख रहा है, कौन रख रहा है, रेगुलेटर, ठीक है। तो वापस से देखते हैं एक बार, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो यहाँ पे ABCDE, ये पैसे देने चाहते हैं किसको, बैंक को, ठीक है, क्योंकि बैंक इनको 104 रुपीज दे रहा है, इनके पास 100 रुपीज है टोटल मिलाकर, बैंक इसको दे रहा है 104 रुपीज, और बैंक यहाँ पर 100 रुपीज किसको दे रहा है, XY को दे रहा है, और XY को 100 रुपीज देने के बदले में इसको क्या मिल रहा है, 110 रुपए मिल रहा है, और 6 रुपए अपने पास रख के ये 104 रुपए, 104 रुपीज दे आर ट्रांसफरिंग टू द ABCDE। इन दिस ट्रांजेक्शन कोई भी धोखेबाज निकल सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक कंट्रोलर होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज RBI। देखो ये तो कभी धोखा कर ही नहीं सकते, नुकसान होगा अल्टीमेटली तो इनको ही नुकसान होगा, डिपोजिटर। तो डिपोजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज ए सेंट्रल बैंक, दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट 1, जो कि आपको धीरे धीरे इसको समझेंगे ना, थोड़े टुकड़ों के अंदर इस टॉपिक को हम इसके अंदर समझेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1 दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या है, अब हम समझते हैं सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी है ना कॉन्सेप्ट नंबर 2 में फॉर ए टाइम बीइंग बैंक को भूल जाओ, ठीक है, और हम ऐसा देखते हैं कि ये देखना आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, इसके अंदर इस तरह से देखेंगे कि मान लो कि यहां पर देयर आर सर्टेन पर्सन्स, ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट हम बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, मार्केट है जिसके अंदर, मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं बच्चों, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं ना, समझो बात को, जो प्रोड्यूस करते हैं, और एक होते हैं कंज्यूमर्स जो खरीदते हैं। जो जिसको भी डाउट है रेज योर हैंड, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोड्यूसर के बाद दैट इज कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है, ठीक है। एक हो गया प्रोड्यूसर और एक हो गया कंज्यूमर। ये दो तरह के क्या होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हमेशा आपको है ना इन दो तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है, एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, एक बनाने वाला है और एक खरीदने वाला है, और क्या चाहिए मार्केट में, है ना। अच्छा, अब है ना एक मार्कर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 5 मार्कर्स आर देयर और ईच मार्कर विल कॉस्ट यू अराउंड 10 रुपीज, हर मार्कर का 10 रुपए, ठीक है। ये शॉपकीपर है, ये यहाँ पे शॉपकीपर क्या है, अपनी कुर्सी पे बैठा है, और इसने कहा कि हर मार्कर का जो प्राइस है ना
दैट इज 10 रुपीज। अब है ना यहाँ पर है ना 5 लोग हैं बच्चों, अगेन ABCDE, और ये पांचों के पांचों ही चाहते हैं कि हम मार्कर खरीद लें। ठीक है, मार्कर खरीद ले हम, ये पांचों के पांचों जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्कर है? 5 मार्कर्स। हाँ ठीक है, 5 के 5 को मिल सकता है मार्कर, बट समस्या एक ये है, विलिंगनेस तो सबके अंदर है कि काश हम मार्कर खरीदते, तो पैसे कईयों के पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसके पास है 10 रुपीज, इसके पास मान लो 15 रुपीज है। ठीक है, इसके पास 5 रुपीज है, इसके पास 6 रुपीज है, और इसके पास है 8 रुपीज। जब ऐसा सिनेरियो है ना, तो बच्चों मार्कर कौन खरीदेगा? ए और बी। ए और बी मार्कर खरीद सकते हैं, एक एक मार्कर खरीद सकते हैं। ऐसा सिचुएशन चल रहा था मार्केट के अंदर। ऐसा समझो, ये बेचारे CDE रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमें कुछ पैसा दे दे तो हम भी मार्कर खरीद ले, है ना। ए और बी ने तो खरीद लिए हैं, ठीक है, हम भी मार्कर खरीद। और ये प्रोड्यूसर वाला ये भी सोच रहा है यार मेरे 3 मार्कर कब बिकेंगे, 3 मार्कर बिकेंगे कब मेरे को तो कोई खरीदने नहीं आ रहा। 2 ने खरीदा, ए और बी ने, उसके बाद कोई खरीदने नहीं आ रहा। ये भी परेशान, ये भी परेशान। अब क्या होता है इस केस के अंदर, मान लो एक दिन क्या हुआ, पैसों की बारिश हुई। ठीक है, बारिश हुई सबके पास पैसों की। ठीक है, तो ए के पास आ गए 50 रुपीज। ओ सर, इसके पास तो पहले 10 रुपीज थे सर, इसके पास भी आ गए 50 रुपीज, और सबके पास 50 रुपीज हो गए। अब इन दिस केस जब सबके पास 50 रुपीज हो गए ना बच्चों, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इन दिस केस एक चीज होगी कि सब अब क्या करेंगे, इसके दुकान के आगे आकर लाइन लगा लेंगे, और ये लड़ रहे हैं आपस में। ये शॉपकीपर आके बोला, अरे भाई क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो? बोले हम मार्कर लेंगे, मैं मार्कर लूंगा, मैं मार्कर लूंगा, मैं मार्कर लूंगा, मैं मार्कर लूंगा। सब बोल रहे हैं कि मुझे, हम सबको मार्कर चाहिए। बोले मेरे पास 50 रुपए है, मेरे पास इतने रुपए हैं। तो उसने देखा अब इसका दिमाग क्या होगा, इसका दिमाग कैसे चलेगा। ठीक है, इसका दिमाग कैसे चलेगा, इसका दिमाग कैसे चलेगा, भाई मेरे पास तो 3 ही मार्कर है, खरीदने वाले कौन है, 5 है, और हर एक 2 मार्कर खरीद सकता है। तो इसने बोला, एक अनाउंसमेंट करा इसने कि मैं मार्कर का प्राइस 30 रुपए कर रहा हूँ, 30 रुपीज आई एम डूइंग द मार्कर प्राइस। ठीक है, 30 रुपए का मैं मार्कर बेचूंगा। किसको लेना है? ABCDE, इन सब ने कहा हम सब ले लेंगे। ठीक है, हम ले लेंगे। अरे इतने में ई बोला कि भाई तू 40 का दे मेरे को, मैं 40 का ले लूंगा। ठीक है, तो जब डिमांड इंक्रीज होती है ना बच्चों, अब यहां से समझो, कंसेप्ट समझो, कहानी खत्म है, अब कंसेप्ट समझो। जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है ना किसी भी चीज की, और सप्लाई कांस्टेंट है, मतलब 5 मार्कर थे, 5 ही मार्कर है। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्कर बचे, 3 ही मार्कर, ऐसे चौथा मार्कर नहीं आ सकता। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना बंद कर दी, सप्लाई कांस्टेंट है, तो देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस। जैसे यहां पर हमने देखा, देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस। तो जब डिमांड इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर, तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, इफ सप्लाई इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। ये आपको फॉर्मूला नंबर 1 देखना है। फॉर्मूला नंबर 2, डिमांड कब इंक्रीज हो रही है? जब इन सबके पास पैसा आया, 50-50-50-50। हमने कहा बारिश हो गई पैसों की, तो डिमांड इंक्रीज हो गया। तो बच्चों जब डिमांड इंक्रीज होगी, कैसे होगी? जब मनी सप्लाई जो होगा मार्केट के अंदर वो ज्यादा आ जाएगा। मनी यहां से आया, बारिश में पैसे गिरे हैं, तो मनी यहां पर आया है, 50-50 रुपए इस तरह से गिर गए, मनी आ गया, मनी सप्लाई हो गया मार्केट के अंदर। देन देयर विल बी क्या, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड। और जो पहले नहीं खरीद सकते थे, जैसे मनी आने से क्या हुआ, देखो मनी सस्ता आ गया मार्केट के अंदर, तो मनी आने से क्या हुआ, जो पहले नहीं खरीद सकते थे उसको, किसको, उस मार्केट को, वो भी खरीदने लगे। जो पहले अपनी इच्छा मार के रखते थे वो भी खरीदने लग गए, और एकदम से डिमांड जो होगा वो इंक्रीज होगा। और जैसे डिमांड इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनीबॉडी हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर, बिल्कुल अपन को क्रिस्टल क्लियर करना है। यहीं से तुम इन्फ्लेशन भी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। यहाँ से बैंकिंग खत्म होने के बाद तुम अलग लेवल पर होगे। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। किसी ने डाउट नहीं पूछा, उसके दिमाग में है, तो वो खुद का नुकसान कर रहा है, पहले ध्यान रखना। वैसे इसमें आएगा नहीं डाउट, इतना क्रिस्टल क्लियर करके सिंपल वे में लेकर चलेंगे, डाउट आएगा। तो यहाँ पर हमने सर एक फॉर्मूला बना लिया कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये मार्केट है। ठीक है, आपने बोला, हमने कुछ नहीं बोला है, मार्केट है। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, कैसे हो जाता है? सर आपने तो बारिश करी है अभी, ठीक है, हाँ बच्चों, सर बारिश होती तो नहीं,
ठीक है, उसको देखिए। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो सर डिमांड इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई सर डिमांड? क्योंकि सर वो CDE थे ना, वो गरीब लोग, वो पहले खरीद नहीं पा रहे थे, वो भी खरीदने लग गए हैं सर। डिमांड इंक्रीज हो गया, और व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड, सर मार्कर तो तीन ही है, वो सब बेवकूफ तो नहीं है सारे उसके लाइन तक। तो मार्केट ऐसे वर्क करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर कि देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होता है। अब देखो, अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो, ये डिमांड और सप्लाई। अगर मान लो डिमांड बढ़ी, अगर मार्केट की डिमांड बढ़ी, सब मार्केट खरीदना चाहते हैं, और सप्लाई भी बढ़ जाती, मान लो उसी प्रोपोर्शन के अंदर सप्लाई भी बढ़ जाती, कोई मार्केट के अंदर डालकर पैसे 100 के 100 मार्केट लाकर मार्केट में डाल देता, तो प्राइस इंक्रीज ही नहीं होती, प्राइस 10 रुपए ही रहती। ठीक है, क्योंकि सप्लाई प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गई डिमांड की, जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे प्राइस विल रिमेन अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ प्राइस पे, प्राइस जो है अनअफेक्टेड रही। बट इफ देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई विल रिमेन द कांस्टेंट, इसको सप्लाई को हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रह गया, सप्लाई रिमेन द कांस्टेंट, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, देन व्हाट विल हैपन? सर गजब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। कैसे सर? अभी तो बताया आपने एग्जाम्पल से, जैसे वो शॉपकीपर का दिमाग चलता है ना, वैसे मार्केट अपने आप एडजस्ट कर लेता है। मार्केट के दो हाथ होते हैं बच्चों, सर मार्केट के भी हाथ होते हैं कि हाँ, वो दिखते नहीं है। हाँ सर हमने देखा सर, हमको तो दिखा ही नहीं। मार्केट के दो हाथ हैं जो दिखते नहीं है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई। एंड मार्केट इस इन हाथों के द्वारा मार्केट अपना काम कर लेता है, वो प्राइस को ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का डिमांड आ रहा है और किस तरह का सप्लाई आ रहा है, उसके बीच में रिलेशनशिप एडजस्ट करके क्या करता है, प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। यहाँ पे स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, मार्केट इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। ठीक है, और हम अगर देखेंगे पिछला इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इस इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं करें, पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक फर्स्ट जो टॉपिक था आपका, फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रीवियस इकोनॉमिक इज द वेल्थ क्रिएशन, और उसमें ये बताया कि मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों पिछला इकोनॉमिक सर्वे भी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी पढ़ेंगे, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे, ये बजट भी पढ़ेंगे। पिछला बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बजट भी पढ़ेंगे बच्चों, बिकॉज बच्चों क्या होता है कि पिछले इकोनॉमिक सर्वे से ना कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि वो इस बार में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस बार का आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है, अपन अपन बजट भी पढ़ेंगे, तो इसमें कोई कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि आप सर क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज इकोनॉमिक्स पूरी आपकी, प्लस इकोनॉमिक्स के ऊपर 500 क्वेश्चंस अपन क्लास के अंदर करेंगे, राइट। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, है ना। और डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का मिलाकर एक टेस्ट होगा डे आफ्टर टुमारो। दैट टेस्ट इज वेरी वेरी मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं चाहता हूँ, देखो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं यूपीएससी में, पर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं तुमको इस लेवल पर ले जाकर क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, जिससे कि ये तो तुम्हें बिल्कुल ही चाइल्ड्स गेम लगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ऐसा भी नहीं है, बट यूपीएससी के लेवल से एक कदम ऊपर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बहुत अच्छे से नोट्स को बार बार रिवाइज करो, और नोट्स को रिवाइज करके ऐसे समझो कि बस यही चीज अपन को रिवाइज करनी है बार बार, और उसके बाद आप क्या करो, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, एंड आई वांट कि एवरीबॉडी शुड गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट 40 मार्क्स तो सबके आए, 60 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, कम से कम 40 मार्क्स तो सबके ही आए। ठीक है, दैट इज द मिनिमम मार्क्स। पर वहां पर है ना, बहुत जान से पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन होगा ना, वो बहुत जान से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में इतना ध्यान से नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, पर फिर भी पॉलिटी में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, पर इकोनॉमिक्स में बहुत जान से पढ़ोगे तो एवरी क्वेश्चन विल बी क्लियर। ठीक है, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। तो सर आपने तो ऐसे बोला था कि बारिश हो गई पैसों की, सर एक्चुअल में बारिश हुई थी क्या उस दिन? मैंने कहा नहीं बच्चों। तो क्या हुआ था? देखो, मार्केट के अंदर पैसा है ना दो ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से मार्केट में, या तो बैंक तुम पे मेहरबान हो जाए, या तुम्हारी गवर्नमेंट तुम पे मेहरबान हो जाए, सरकार सरकार तुम पे मेहरबान हो जाए, या फिर बैंक तुम पे मेहरबान हो जाए। दो ही तरीके से मार्केट के अंदर पैसा उतरेगा। सर बैंक कैसे मेहरबान हो जाए? बैंक मान लो मार्केट के अंदर पैसा दे रहा है 100 रुपीज, और इसका लोन रेट जो चल रहा है, लोन पे दे रहा है पैसा, और ये रेट जो चल रहा है इसका, ठीक है, जिसको अपन बैंक रेट बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको ये जो रेट मिल रहा है, लोन रेट मिल रहा है, ये है 10%।
ओके सर, मतलब सर मैं अगर 100 रुपीज लेता हूँ बैंक से तो आई हैव टू गिव 110 रुपीज बैक टू द बैंक, करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अगर मान लो सर ये 100 रुपीज है, अगर मान लो मार्केट को मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए मार्केट के अंदर ये 5% कर देगा इसको। अरे सर इतना सस्ता, मतलब 100 रुपए अगर मैं लूंगा तो मेरे को अब 105 रुपए ही देने पड़ेंगे। यस, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनी ले लेते हैं बैंक से, और ऐसे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर। जिनको मार्कर खरीदना है ना, उनके घर में बारिश नहीं हुई है, उनके घर में बारिश होने का मतलब बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दी। नाउ दे आर एबल टू टेक द मनी फ्रॉम द बैंक एंड परचेज द मार्केट। एक तरीका ये होता है। अब ये बैंक इंटरेस्ट रेट कब कम करे कब ज्यादा करे, ये बैंक के ऊपर तो डिसाइड नहीं कर सकते। बैंक तो क्या है, बैंक तो बिल्कुल अपना प्रॉफिट अर्न करने के ऊपर तुला हुआ है। उसको नहीं पता कि डिपॉजिटर का पैसा जाए गड्ढे में या फिर कुछ और हो, अनइथिकल प्रैक्टिस हो। तो इसके लिए कि बैंक कब इंटरेस्ट रेट कम करे कब इंटरेस्ट रेट ज्यादा करे, इसके लिए एक इसका बड़ा बैंक है, दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है बच्चों। देखो यहाँ पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज कंट्रोलिंग द बैंक एंड due to its control the bank is increasing or decreasing, what increasing and decreasing the loan rate। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण हम देख रहे हैं कि ये चीजें जो है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, ऊपर बैठा हुआ कौन, भगवान नहीं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोलिंग द बैंक रेट and reserve loan rate, and as a result what is happening the market के अंदर जो है money supply increase and decrease हो रही है। any doubt in this one please let me know। ठीक है, अब रिजर्व बैंक उसको कैसे कंट्रोल करता है, हाउ रिजर्व बैंक एक्ट एज ए रेगुलेटर, ये हमको आगे चलकर पढ़ना है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हम आपको बताते हैं। देखो जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज हुई ना मार्केट के अंदर, तो ये जो ABCDE थे इन सबके पास पैसे आ गए, इन सब ने उधार ले लिए। एक्चुअल में बारिश नहीं हुई थी, एक्चुअल में बैंक से उधार ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि बैंक ने अपनी लोन रेट कम कर दी तो सबके पास पैसा लेने की हैसियत हो गई। ठीक है, पहले ये CD नहीं ले पा रहे थे, ये भी लेने लगे। अब क्या होता है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर, तब क्या हो रहा है बच्चों, प्राइस इंक्रीज हो रही है। हाँ सर हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं प्राइस इज बीइंग इंक्रीज्ड। जैसे मार्केट की प्राइस सर इंक्रीज कर दी, इसने 30 रुपीज कर दी, बताओ सर। तो जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और प्राइस इंक्रीज होने को टेक्निकल लैंग्वेज में, देखो बच्चों सब कुछ कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स के, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई महंगाई हो रही है, मतलब जब मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा आ गया, बैंक ने अपनी रेट कम कर दी और मार्केट के अंदर पैसा आ गया, तो महंगाई बढ़ गई सर। तो सर ये पैसा तो नहीं आना चाहिए, आना तो चाहिए, पर कितना आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आएगा ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं। कितना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सर एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई, बताओ क्या है। सर बैंक ये डिसाइड नहीं करेगा कि कितना मार्केट में पैसा आना चाहिए, नहीं तो सर बैंक तो क्या है, बैंक तो बिल्कुल एक ऐसा आदमी है कि जो अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोच जाएगा, कभी ज्यादा कर देगा कभी कम कर देगा। सर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो बैंक के ऊपर बैठा हो, और सर दिस विल बी नन अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Hence, Reserve Bank is the regulator, controller of banks in India. बैंक का जो कंट्रोलर होगा, रेगुलेटर होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक। और ये बैंक को बहुत सारे, एक तो अनएथिकल होने से बचाता है, कहीं तुम एथिक्स ना भूल जाओ बैंक। ठीक है, और ये क्या करता है, ये भी देखता है कि मार्केट के अंदर कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो। अरे सर कि मतलब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए कम हो जाए, ये आरबीआई का काम है क्या? हाँ, आप क्या सोच रहे थे सर, हम तो समझ रहे थे कि ये गवर्नमेंट का काम है। नहीं बच्चों, आरबीआई इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हुआ, जैसे एग्जांपल याद कर लोगे ना, अब देखो रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल याद करो मार्कर वाला, सबको याद होना चाहिए एग्जाम्पल मार्कर वाला। इसके अंदर हमने जब देखा, जब जिसके हाथ में ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है,
तो क्या हुआ कि मार्कर का प्राइस बढ़ गया, हमने सर ये देखा था। तो मतलब सर मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाएगा मार्केट के अंदर तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज एंड हेंस द इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा सर इससे। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? और सर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करेगा सर? बैंक नहीं करेगा। बैंक तो सर, बैंक पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते सर। बैंक तो सर सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता है, क्या 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 जानता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है सर बैंक। इसके ऊपर कोई बैठा होना चाहिए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल। तो one of the function of Reserve Bank of India is what? One of the function of Reserve Bank of India is what? To control the inflation, है ना। और इसलिए अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो बच्चों कि यहाँ से जो मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा था, कि मार्केट है आपका, और मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा था ना वो दो जगह से आ रहा था। एक तो बैंक दे दे, बैंक मेहरबान हो जाए, और बैंक मेहरबान होने का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेहरबान हो, ऑब्वियसली उसके बैंक के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सरकार मेहरबान हो जाए। सर बैंक का हमको समझ में आ गया, और बैंक के मेहरबान होने को हमको समझ में आ गया। सर सरकार कैसे मेहरबान होगी? सरकार हमको कैसे पैसे देगी? सर सरकार तो टैक्स में पैसे लेती है, देती थोड़ी ना है सर। अरे भैया सरकार के पास इतना ताकत है कि कब तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दे तुम्हें नहीं पता चलेगा, इतना ताकत है सरकार के पास। तो सरकार कोई स्कीम चलाई, स्कीम चलाया सरकार ने, और उससे जैसे मनरेगा टाइप तुम्हारे पास पैसा आ गया, मार्केट के अंदर पैसा आया। पहले जो लोग क्या कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड थे, वो एम्प्लॉयड हो गए, उनके पास पैसा आया, उन्होंने क्या करा, डिमांड इंक्रीज करी, और वो सब मार्कर खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हो गए, मार्कर की प्राइस बढ़ गई। हाँ सर, गवर्नमेंट तो सर बहुत पैसा देती है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट स्कीम बना रही है सर, फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, इन सब में क्या है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द मनी टू द मार्केट। And in this scenario, when government is providing money to the market, then the money supply has been increasing, sir. जो लोग पहले क्या थे, पहले बिल्कुल निठल्ले बैठे थे, वो मनरेगा में लग गए सर काम पे, और उनके घर में आ रहे हैं 300 रुपए रोज के। अब वो क्या कर रहे हैं सर, कपड़े भी मस्त खरीद रहे हैं, मार्कर भी खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, और इससे क्या होगा सर, डिमांड इंक्रीज होगी। सर बिल्कुल सही बोला आपने कि मनी सप्लाई कभी मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाए ना, तो सर एक बात तो है कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी लोगों की, लोग खर्च करने लग जाएंगे। और सर डिमांड इंक्रीज हो गई तो मार्केट कोई बेवकूफ थोड़ी ना बैठा है, वो प्राइस इंक्रीज करता है। ये ऑटोमेटिकली होगा, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई विल वर्क इन दिस वे। दैट्स हाउ द, मतलब आदि इकोनॉमी जो है, आदि इकोनॉमी कॉन्सेप्ट यहां से तुम लोगों को क्लियर होंगे इस एग्जांपल से। ये एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, इसलिए मैंने बिल्कुल लेमैन वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है सर। ये चीजें तो हमको समझ में आती है कि बैंक के अंदर, एक तो सर आपने तीन चीजें हमको बताई है ना। पहली चीज तो आपने बताई कि बैंक के अंदर डिपोजिटर्स तो डिपॉजिट कराएंगे कुछ पैसा, जैसे 100 रुपीज, और बोरोवर्स लोन पर पैसा लेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेसिक से चलता है ना। दूसरा आपने एक चीज और बताई हमको कि ये बैंक जो है ना, ये है ना बहुत ही निठल्ला आदमी, मतलब निठल्ला नहीं, बहुत ही चालाक आदमी है। कभी भी ना, कभी भी फिसल सकता है। फिसलने का मतलब पैसे कमाने के चक्कर में और क्या कर जाए, रेस में चले जाए। इसको सर कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए सर। ये घोड़े की तरह है, घोड़े की तरह कहीं पे भी भागेगा ये, इसको कंट्रोल करने वाला होना चाहिए रेगुलेटर, दैट इज नोन एज आरबीआई। सर हम ये तो पक्का समझ गए कि देयर शुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इसको कंट्रोल में करना है, ठीक है। अच्छा सर, आरबीआई इसको कंट्रोल में करके सर इनडायरेक्टली है ना इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर ले रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी नहीं आएगी, कितना आएगी, कितनी रेट पे आएगी, ये सब चीजें आरबीआई डिसाइड कर रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, बैंक अपनी लोन रेट डिसाइड कर रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है सर, मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर, और इससे डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, और इससे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज। तो आरबीआई ने एक तरह से बैंक को कवर करके, बैंक को लेकर उसने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लिया। और सर दिस इज द वंडर, ठीक है। ये सर ये चमत्कार हो गया है, ठीक है, कि एक आरबीआई क्या कर रहा है, वहां ऊपर बैठा बैठा ही अपने आप को क्या कर रहा है, अपनी चीजों को इसके अंदर समझ रहा है, ठीक है। यस, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। हिमांशु क्लियर है? हिमांशु, सिमी क्लियर है? यस सर। एंड
गौरव तुम्हें क्लियर हो? गौरव, मंगल, प्रियंका मिश्रा, यस सर, आनंद, क्लियर हो गया। आनंदिता क्लियर है? सर एक Yes, डाउट था। sir. Anybody has any doubt? They can ask me. सर एक डाउट था, पूछे सर? हाँ गौरव प्लीज। सर ये जो आरबीआई के जो डिसीजन होते हैं रेट से रिलेटेड, ये बैंक पे बाइंडिंग होते हैं? अभी कुछ मत सोचो, वो अभी सब कुछ बताएंगे, अभी बस बेसिक समझो। ये जो समझा रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है सर इसमें। है ना? अभी धीरे धीरे समझोगे, जब रेपो रेट पढ़ोगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ोगे, पूरा मैकेनिज्म थोड़ी ना समझा है, मैंने तुमको ऊपर ऊपर का समझा, है ना? ठीक है। चलो अभी हम पहली लेवल समझे, इसके अंदर बहुत सारे लेवल है, कम से कम 10 या 15 लेवल्स हैं इसके अंदर, ऐसे समझो। अब अपन ऊपर ऊपर समझे कि हाँ भाई ये सिस्टम होता है, ऐसे प्राइस इंक्रीज होती है, ऐसे डिक्रीज होती है, ऐसे बैंक के अंदर ये सब चीजें होता है, राइट? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग। अब दूसरी चीज हम इसके अंदर समझते हैं। हमने ये दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक तो इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और बैंक के अंदर क्या होता है, ये हम इसके अंदर समझ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सर ने तो, सर ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सिंपल ही लग रहा है। बच्चों इकोनॉमिक्स सब कुछ सिंपल है। तुम बैंक में गए हो कभी, पैसा जमा कराया, तो यू आर द डिपोजिटर्स। आरबीआई क्या देख रहा है, अरे भाई इस पर्सन का बैंक का पैसा है ना, इस पर्सन का पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं इधर उधर नहीं लग जाना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है ना, इस पे मेरे को पूरा भरोसा नहीं, ये निकम्मा बैंक है, ये ना हमेशा अपने प्रॉफिट की तरफ सोचता है, पर इसको इकोनॉमी में रखना जरूरी है, अदरवाइज वो ABCDE और XY जो थे वो दोनों रोते ही रहते हैं। तो बैंक को लाना जरूरी था, पर बैंक को भी रेगुलेट करने के लिए मैं बैठा हूँ, आरबीआई इस तरह से बोल। तो यहाँ तक अपन को क्लियर है। अब चलो हम ये समझते हैं कि सर ये जो बैंक के अंदर पैसा जमा कराता है ना, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये है ABCDE, ये डिपोजिटर्स हैं, इन्होंने 20 रुपीज जमा कराए किसके अंदर, बैंक वन के अंदर। तो ये है ना बच्चों, ये बैंक के ऊपर क्या है, जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसे बोलूं कि गौरव मुझे बताएंगे, अब गौरव मान लो कि मैं हूं, मैंने गौरव से ना 10 रुपए का उधार लिया, ठीक है, 10 रुपीज का मैंने उधार लिया है गौरव से, ठीक है, कि गौरव ने मेरे को दिया कि 10 सर ये 10 रुपए का उधार मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को ना 10% इंटरेस्ट पे वापस लौटा देना, मतलब आपको मेरे को 11 रुपए देना है, सर भूल मत जाना 11 रुपए देना है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है गौरव, आई विल पे यू 11 रुपीज आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ये समझाओ कि ये जो मेरे ऊपर पैसे है, मैंने जो गौरव से पैसे लिए, तो गौरव ये मेरी, ये तुम्हारी, मेरे ऊपर तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है या फिर एसेट है मेरा? तुम्हारे रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं गौरव, मेरे ऊपर लाइबिलिटी हुई या फिर एसेट हुआ? सर मेरे रिस्पेक्ट में तो लाइबिलिटी हुई शायद। लाइबिलिटी हुई, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी होगी कि मेरे को गौरव के क्या क्या करना है, 11 रुपए देने हैं। समझ में आया गौरव? यस। तो ये होता है लाइबिलिटी, है ना? ये कंसेप्ट, एक टर्म अपन यूज कर रहे हैं लाइबिलिटी, कि मेरे ऊपर उधार चढ़ गया है गौरव का, कि गौरव को मेरे को देना है 10 रुपए, मेरे को 11 रुपए लौटाने हैं गौरव को, तो मेरे गौरव के रेस्पेक्ट में ये लगा। अब मैंने क्या करा, ये 10 रुपए लिए और मैंने क्या करा, मैंने दे दिए हिमांशु, हिमांशु को मैंने पैसे दे दिए, हिमांशु ये 10 रुपए लो। और मैंने हिमांशु से कहा, हिमांशु तुम मेरे को है ना क्या करना, ये मैं 5% मैं इसके ऊपर तुमसे ना 15 रुपए लूंगा, 15 रुपीज लूंगा। बोले सर बहुत महंगा ले रहे हो, बोले नहीं यार 15 रुपीज लूंगा, लेना तो ले। हिमांशु ने कहा सर ठीक है, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं ले लूंगा, 10 रुपए आप मेरे को दो, मैं आपको 15 रुपए दूंगा। तो यही 10 रुपए यहाँ पर हिमांशु के रेस्पेक्ट में मेरे लिए एसेट हो जाएंगे, बिकॉज ये मेरे को कमा कर दे रहे हैं। एसेट इज समथिंग दैट इज गिविंग मी समथिंग इन रिटर्न, वो मेरे को रिटर्न दे रहा है कुछ, वो मेरा एसेट हो जाएगा। तो यही 10 रुपए हिमांशु के रेस्पेक्ट में जब मैं देखूंगा ना बच्चों, तो दिस विल बिकम माई एसेट। और यही 10 रुपए अगर मैं गौरव के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो गौरव के रेस्पेक्ट में इट विल बिकम माई लायबिलिटी, ठीक है। तो व्हेन आई एम स्पेंडिंग, मैंने क्या करा है, मैंने हिमांशु के दिए 10 रुपए और बदले में मेरे पास आ रहा है 15 रुपए, तो ये मेरा एसेट है, मेरे को कमा कर दे रहा है। पर वो 10 रुपए मेरे को लौटाने हैं किसको? अगर मैं गौरव की तरफ देखता हूं, तो गौरव की तरफ देखकर मेरे को दुख होता है कि यार इसके पैसे मैंने ले रखे हैं, मेरे को लौटाने हैं, ये लायबिलिटी है। जब मैं हिमांशु की तरफ देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि हिमांशु मेरे को 5 रुपए कमा कर देगा, कि हिमांशु को मैंने 10 रुपए दिए, वो मेरे को 15 रुपए देगा वापस। ये मेरा एसेट है, हिमांशु इज माई एसेट। गौरव जो होगा, गौरव का जो पैसा है, ठीक है, नॉट गौरव, गौरव का जो पैसा है दैट इज द लायबिलिटी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसी तरह से बैंक का देखते हैं हम।
बैंक के अंदर जब बैंक ने डिपोजिटर्स का पैसा लिया तो ये डिपोजिटर्स का पैसा बैंक का क्या होगा, बैंक के लिए एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगा। देखो यहां पे नीचे लिख रखा है लायबिलिटी, ठीक है। और ये बायर का जो पैसा होगा दैट इज बैंक के लिए क्या, बायर को जो पैसा दिया, जो मैंने हिमांशु को दिया था, दैट वाज माय एसेट, बिकॉज वो कमाकर मेरे को दे रहा है, 5 रुपए कमाकर दे रहा है हिमांशु, दैट इज नोन एज एसेट। इज दिस ओके विद एवरीवन? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? तो वही 100 रुपए जो बैंक के पास आए हैं, किसके द्वारा, डिपोजिटर्स के द्वारा, दैट इज लायबिलिटी ऑन द बैंक विद रिस्पेक्ट टू डिपोजिटर्स। बट वही 100 रुपए जब बैंक बायर को दे देता है, जो उससे खरीद रहा है, बोरोवर को खरीद रहा है, बोरोवर को दे देता है, तो वही 100 रुपए उसके एसेट बन जाते हैं। ये क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए, वही 100 रुपए इसके क्या करेंगे, एसेट बन जाएंगे। अच्छा सर एक ये वाली बात तो समझ में आ गई, आपने एसेट और लायबिलिटी को हमको समझा दिया। एक एक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हम देखेंगे। आप अगर एक बार पढ़ोगे ना, फिर उसके बाद देखोगे तो हम देखेंगे हाँ भाई लेयर वाइज हम पढ़े हैं बिल्कुल, तो फिर लेयर वाइज बढ़कर हमने को सारी की चीजें कंसेप्ट होगी। सर देखो एक बार मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ। सर ये डिपोजिटर्स है ना, ये ना दो तरीके से पैसे जमा करा सकते हैं। सर मैं एक बार बैंक में गया, तो मैं बैंक के अंदर गया ना, तो मेरे को बैंक वाले ने बोला कि भैया कैसे जमा कराना है तुमको पैसा। मैंने कहा पैसा कैसे जमा कराना है, कि जमा कराना है हमको पैसा। बोले नहीं ये नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे हैं कि तुमको टाइम डिपॉजिट कराना है या डिमांड डिपॉजिट कराना है। अरे सर इतनी भारी लैंग्वेज बोली ना, मैं तो एक बार मैं तो ऐसा ऐसा सर चकरा कि मैं तो घर ही आ जाऊं। और मैंने कहा नहीं पैसे तो जमा कराने हैं। मैंने सोचा सर पूछते से, मैंने कहा बैंक वालों तुम मुझे ये बताओ टाइम डिपॉजिट क्या होता है, डरा क्यों रहो, ये बताओ टाइम डिपॉजिट होता क्या है। तो बैंक ने ऐसे बोला कि देखो बच्चों, टाइम डिपॉजिट में जब मैं पैसा लूंगा ना तुमसे, जैसे मैंने मान लो तुमसे 100 रुपए जमा कराए, तो मैं फिर तुमको 1 साल के बाद दूंगा। 1 साल से पहले आओगे तो मैं तुमको मना कर दूंगा। बोले मतलब मैंने तुमको 100 रुपए दिए, अब वो 100 रुपए मेरे को 1 साल बाद ही मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, मैं कल को लेना चाहूँ नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, उनका एक मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल का, उसके बाद ही तुमको मिलेंगे। अच्छा, अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट हो गया। मैंने बोला अरे ये तो फिक्स डिपॉजिट हो, एफडी की बात कर रहे हो क्या। बोले हाँ। अरे तो ये टाइम डिपॉजिट क्यों बोले हो तुम। बोले वही टाइम डिपॉजिट होता है कि एक टाइम पीरियड दे रखा है तुमको, उसके बाद ही तुम पैसे ले सकते। मैंने कहा अच्छा फिक्स डिपॉजिट बोलो ना यार, एफडी बोलो। फिर मैंने बोला डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट में अगर तुम पैसा जमा कराओगे तो तुम कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी घूमते घूमते एटीएम लेकर जाना और निकाल लेना पैसे, जब तुम्हारी मर्जी हो, ऑन योर डिमांड ओनली। अच्छा तो ये ऐसे बोलो ना सेविंग अकाउंट है। बोले हाँ। अरे यार तुमने डरा दिया जबरदस्ती, मैं तो घर जाने वाला था। टाइम डिपॉजिट मतलब बच्चों क्या है कि वैसा डिपॉजिट कराना जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर फिक्स टाइम पीरियड के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा, दैट इज फिक्स डिपॉजिट, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो है ऑन योर डिमांड, तुमने जब चाहे जब तब जाकर पैसे निकाल के लिए, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो डिपॉजिट्स भी बच्चों दो तरह के हो गए, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब आफ्टर सम टाइम यू विल टेक द मनी, बिफोर दैट यू कैन नॉट टेक द मनी। जैसे 1 ईयर 6 मंथ इसकी एफडी करा दी तो वो मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा आपको। मैच्योरिटी तोड़वाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, मतलब पेनल्टीज लगती है। हम ये मान रहे हैं कि भाई मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगी। डिमांड जब मर्जी आए जब उठाया एटीएम निकाले पैसे और लेकर आइसक्रीम खाकर आ गए। डिमांड, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड, ये दो चीजें आपको समझना है। तो मतलब सर आप ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर देखते हैं ना सर, यहाँ पर सर सही समझ में आता है। मतलब सर यहाँ पर या तो ये डिमांड के रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा कराया सर, ऐसे करते हैं इसको 50 रुपीज ये डिमांड डिपॉजिट में जमा करा रहा है, और टाइम डिपॉजिट के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट है टाइम डिपॉजिट, उसमें ये 50 रुपीज जमा करा रहा है। ठीक है ना सर, 50-50 रुपए इसने डिमांड डिपॉजिट में करा दिया और 50 रुपए फिक्स डिपॉजिट में करा दिया। ये इसका सर टोटल डिपॉजिट हो गया। अच्छा, बैंक इसकी तरफ देखकर क्या कहेगा, ये मेरा टोटल डिपॉजिट नहीं हुआ, ये तुम्हारा टोटल, ये मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गई भाई, टोटल लायबिलिटी, ये मेरे ऊपर तुम्हारे रेस्पेक्ट में टोटल लायबिलिटी हो गई। मैं अभी क्या देख रहा हूँ, गौरव की तरफ देख रहा हूँ, गौरव से बोल रहा हूँ भाई लायबिलिटी है, पता है मेरे को, ऐसे मत देख, तेरे पैसे दे दूंगा मैं, ठीक है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी। इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, जस्ट ध्यान से सुनना, इसके अंदर ये जो होगा ना वो होगा टोटल डिमांड एंड टाइम, है ना, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी
ऐसे बोल दो उसको TDTL। तो मतलब जो भी डिपोजिटर्स ने मेरे अंदर पैसा कमाया, जमाया कराया, ठीक है, वो जो पैसा है दैट इज नोन एज टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। देखो स्टार्टिंग से चलो, हम इन्फ्लेशन समझे, पहले हमने बैंक का फंक्शन समझा, फिर हम इन्फ्लेशन समझे, ठीक है, उन दोनों लोगों का समस्या समझे थे। सबसे पहले हमने कहा था कि ABCDE 5 लोग हैं, XY 2 लोग हैं, ये पैसा देना चाहते हैं, ये पैसा लेना चाहते हैं, इनके मीटिंग नहीं हो पा रही, इनकी फोन नहीं लग रहे इनके, एक कहीं रह रहा है, एक कहीं रह रहा है। तो बैंक आ गया, बैंक ने कहा मेरे को इधर से पैसा दो, और ऐसे करके बैंक ने अपना इनकम बना लिया, अपना काम बैंक ने कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ सर, फिर आगे हम चले, इन्फ्लेशन वाला समझा सर हमने। इन्फ्लेशन वाला क्या समझा सर, जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना मार्केट के अंदर, तो सर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज होती है सर वहां पे प्राइस इंक्रीज हो गया। ये सर इन्फ्लेशन हो गया, ये भी सर समझ में आ गया। और सर जो है ना, पैसा जो होगा या तो गवर्नमेंट देगी या फिर बैंक देगा। सर एक और टर्म मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो आप बताना भूल गए। मैंने कहा क्या बताना भूल गया भाई। सर हम क्या है कि हम पहले से पढ़ के आए हैं सर। क्या सर, बैंक जब पैसा देता है ना, बैंक जब पैसा दे रहा है मार्केट के अंदर, ज्यादा कम कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। ये तो मैंने तुमको बताया नहीं सर, एक चीज नहीं बताया, इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। अरे हाँ यार, ये मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। और सर ये जब गवर्नमेंट पैसा देती है ना स्कीम के अंदर और ऐसा ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं सर। जैसे सर बजट, सही बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट जब पैसा देता है देन इट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी, एंड व्हेन बैंक इज प्रोवाइडिंग मनी और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द मनी, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बोले हो बच्चों तुम, ये मैं सच में भूल गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। चलो भाई आगे चलते हैं फिर। ठीक है सर, इतनी इतनी सी बातों पे थैंक्स क्या मांगना है। तो देखो डिपॉजिट क्या है, दो तरह के हो गए, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। और ये लाइबिलिटी हो गया एक तरह से, टाइम लाइबिलिटी और डिमांड लाइबिलिटी, और इसको हम बोलेंगे टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। दैट्स हाउ योर डिपॉजिट इज कंसिडर्ड बाय द बैंक, कि हमारे पास टोटल कुछ डिमांड के अंदर लाइबिलिटी आई है, कुछ टाइम के अंदर लाइबिलिटी आई है। हमने दो तरह की लाइबिलिटी है, दैट इज नोन एज TDTL, दैट इज नोन एज टोटल डिमांड एंड टाइम। सर इसको बताने का मतलब ये टर्म्स क्या है, ऐसे पूछे बच्चों, ये टर्म्स है ना कभी कभार डायरेक्टली, जैसे अब ये बताते हैं NDTL होता है। NDTL एक UPSC के अंदर क्वेश्चन है 2018 के अंदर, कि NDTL इज रिलेटेड टू बैंकिंग, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो पूरा पढ़ना पड़ता है, और फिर UPSC कभी कभार पूछ लेता है, क्या छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है ना सर, कि पूरा पढ़ के गए हम, बैंकिंग सिस्टम अच्छे से रटे, 4-5 दिन हमने इसके अंदर लगाया है, क्वेश्चन करे इतने सारे, और UPSC ने छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। और कभी कभार तो सर हड़बड़ाहट में इतना छोटा क्वेश्चन, इतनी खुशी होती है ना सर अंदर से, अरे ये तो कर ही देंगे, और ऑप्शन गलत भर देते, खुशी कंट्रोल ही नहीं हुई सर। दूसरे बबल में सी पढ़ दिया, बी भरना था सी भर दिया, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द व्हाट द बेसिक ऑफ द RBI थिंग। सर ये TDTL आपने बताया, और सर आप अभी गलती से ये भी बोल देते NDTL। सर NDTL कब पढ़ाओगे, ये छुड़वा दोगे क्या? नहीं बट ये आगे चलकर पढ़ाएंगे हम, व्हाट इज NDTL, दैट आई विल लेट यू नो इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, है ना, हो सकता है आज ही पढ़ा दें। ठीक है सर, चले सर, आप पे पूरा भरोसा है। चलते हैं आगे, फंक्शन ऑफ RBI हम पढ़ते हैं। पहला फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमको कंट्रोल करनी है, RBI कह रहा है कि आई एम द सेंट्रल बैंक एंड आई विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, बट जस्ट गिव मी कितना 60 सेकंड्स। ठीक है, मैं एक बार वाटर बोतल लेकर आता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। 60 सेकंड्स दो, मैं वाटर बोतल लेकर
So any doubt in this one, please let me know, so that कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक अपन को सब क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट अवर अंडरस्टैंडिंग इज, दिस इज व्हाट अवर अंडरस्टैंडिंग इज, राइट। चलिए, to control the inflation, the thing is that कि we have to control the inflation, bank is RBI is saying this one, और हमको कैसे करना है, monetary authority है, that's why it is known as monetary authority of the India of the country. Generally central bank determines size and the rate of the growth of the money supply in the economy. किस तरह से मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है आरबीआई। अभी हम है ना एक दिन तक यही चीज पढ़ेंगे, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन कैसे करता है, बाइंडिंग होता है नहीं होता है, वो सब चीजें इसके अंदर हम इसके अंदर समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना आरबीआई की, वो दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी तो आपने ये बताया था, मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। और आप अब हमसे कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी। हाँ बिल्कुल, एक कॉन्ट्रेक्शनरी और एक्सपेंशनरी होते हैं। सर नाम से अगर देखिए ना, तो एक्सपेंशनरी का मतलब पता है हम क्या समझ रहे हैं, कि जो है ना मनी सप्लाई ज्यादा कर दे, बहुत सारा पैसा भेज दे मार्केट के अंदर, लोन रेट सर बिल्कुल कम कर दे, बिल्कुल सही समझे, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सपेंशनरी, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्ट्रेक्शनरी का मतलब सर बिल्कुल मार्केट के अंदर ना पैसे का एक बूंद पैसा ना दे, वो कॉन्ट्रेक्शनरी हो जाएगी सर। हाँ, मनी सप्लाई को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया सर। जो एबीसीडी एबी थे ना, एबीसी एबी थे जिनके पास मार्केट थे, उनसे भी पैसे ले लिए सर। कैसे ले लिए सर, तरीके हैं सर, आरबीआई के पास टूल्स हैं, आरबीआई के पास हथियार है इसके वजह से। तो मनी सप्लाई क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिए, दैट इज नोन एज एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रेक्शनरी, है ना। अब आगे हम देखें तो एक्सपेंशनरी के अंदर क्या है, इट इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ओ माय गॉड, सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इट कैन बी डन बाय, ये इसके हथियार है, सीआरआर, एक हथियार सीआरआर का है, एक हथियार एसएलआर का है। किसके पास है सर ये हथियार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। बड़े खतरनाक लग रहे हैं सर नाम सुनने में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे हथियार हैं किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनको डिक्रीज करेगा और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इट कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग, इनको डिक्रीज करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। सर बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। सर ये कब पढ़ाओगे, सीआरआर एसएलआर, अभी रुको, अभी पढ़ा देते हैं, रेपो रेट, है ना। इट माइट इंक्रीज द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है, क्यों, हाँ सर, अरे सर मनी सप्लाई इंक्रीज हुई ना मार्केट में, मार्केट में क्या हो, पैसा ज्यादा हो गया सर। पहले सीडीई, पहले मार्कर नहीं खरीद पा रहे थे, बट अब उनके पास इतना पैसा आ गया, चार चार मार्कर खरीदे सर, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो इट इंक्रीज द इन्फ्लेशन। तीनों पॉइंट क्लियर है, इनमें क्वेश्चन आता है, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, बिलीव मी और नॉट, नोट इस नोट्स में से ही तुम्हारे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी हम करते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस नोट्स के अंदर से ही तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रेक्शनरी, कॉन्ट्रेक्शनरी हम इसके अंदर बता देते हैं, एक सेकंड प्लीज। सर कॉन्ट्रेक्शनरी हम इसके अंदर बता देते हैं, कॉन्ट्रेक्शनरी में देखिए, कॉन्ट्रेक्शनरी में सर इट डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। सर कॉन्ट्रेक्शनरी है कि मनी है ना, उसको आरबीआई है ना मार्केट में नहीं डालना चाहिए, कंजूस है सर आरबीआई इसमें, कंजूस है ना। डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और ये सर इंक्रीज कर रहा है सीआरआर एसएलआर, और सर इससे तो इन्फ्लेशन कम होगी, जब कोई खरीदेगा नहीं तो सर डिमांड तो वैसे ही गिर जाएगी सर, और डिमांड गिर गई तो सर प्राइस तो गिर ही जाएगी सर, अगर सप्लाई कांस्टेंट हो। कॉन्ट्रेक्शनरी ये मॉनिटरी पॉलिसी है, इसके अंदर इन्फ्लेशन जब कंट्रोल करना होता है तो वो ये वाला मेथड अपनाएगा। एक्सपेंशनरी में जब इन्फ्लेशन इंक्रीज करना होता है तो वो इसके अंदर इस तरह से वो कंट्रोल करता है। सर ये इसका मैं बताऊं क्या है, ये इसके हथियार है, सीआरआर एसएलआर, इनको इंक्रीज करने से ना, पता नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, बट है ना मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और सर इनको जब डिक्रीज कर दो ना तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो दिस आर व्हाट द टूल्स टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे एक्सपेंशनरी बनाना है, कैसे कॉन्ट्रेक्शनरी बनाना है, ये इसके कुछ हथियार है, टूल्स टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। और पहला जो टूल है दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव टूल, और दूसरा जो टूल है दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव टूल। दूसरा जो टूल है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्वालिटेटिव टूल बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज टूल्स इसके अंदर इसमें देखा जाता है, ठीक है। एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी।
किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। चलिए ओके, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल ये दो चीजें हैं इसके अंदर। क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव, सर इसमें क्या अंतर होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में? सर स्पेलिंग सबकी दोनों की अलग अलग है, कोई अंतर है क्या? हाँ बच्चों बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, अभी समझो। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रिजर्व इशू, CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड MSF, और ओपन मार्केट ऑपरेशन दैट इज नोन एज OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव टूल्स में कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल और डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन, ये हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब इसको पढ़ने से पहले है ना, हमने एक भूले बसरे हमने एक चीज पढ़ी थी, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यस सर, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हमने पढ़ी थी, और वो आपने कहा था सर NDTL भी आप गलती से बोल गए थे, आपने कहा था NDTL में बाद में बता दो, तो अब उसका टाइम आ गया NDTL बताने का। ठीक है, तो देखो NDTL के अंदर ये समझो कि डिपोजिटर्स ने सर यहाँ पे 100 रुपीज जमा कराए थे, हमें पता है। ठीक है, और इस बैंक ने इस बायर को कितने दे दिए थे? 100 रुपीज दे दिए थे। नहीं बच्चों, NDTL क्या होता है समझो कि बैंक वन ने, जैसे मान लो ये ICICI बैंक है, अब इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछना, ICICI बैंक है, इसने SBI के अंदर कितने रुपए जमा करा दिए? 30 रुपीज जमा करा दिए। अच्छा सर, 100 रुपए डिपोजिटर्स का है, तो उसमें 30 रुपीज इस बैंक ने दूसरे बैंक में जमा करा दिए। सर ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि इसको बायर्स नहीं मिल रहे, यहाँ पर नीचे इसको बायर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, या फिर मान लो ये अपना पैसा सेफ रखना चाहता है, तो ICICI ने SBI के अंदर पैसा जमा करा दिया। सर ये तो कमाल हो गया, मतलब डिपोजिटर इस बैंक में करा रहा है, बैंक खुद एक दूसरे बैंक में करा दे रहा है। तो 30 रुपए रिजर्व की तरह रख दिए RBI, इसने ICICI ने बैंक 2 के अंदर। सर क्या ये RBI के अंदर भी रख सकता है? हाँ बच्चों रख सकता है, उसके अंदर हम बताएंगे कैसे रखते हैं। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया, इसने 30 रुपए रख दिया। तो ये क्या था? 100 रुपीज को हमने बताया था बच्चों टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और हम पढ़ चुके हैं कोई बड़े में से कुछ छोटा सा ले लेते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं अपन नेट बोलते हैं, फिर उसके अंदर जो बचता है नेट बचा है। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के अंदर से जब हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं सर? जब हम इसके अंदर से माइनस कर दे रहे हैं जो इसने बैंक 2 के अंदर जमा करा है, दैट इज 30 रुपीज माइनस कर दे रहे हैं, तो जो बचेगा दैट इज नोन एज NDTL। ये जो पैसा बचेगा ना, ये NDTL। अच्छा सर, ये जो पैसा बच रहा है सर, ये NDTL है। सर सही बोल रहे हैं ना, ये NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब सर टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से 100 में से जब हमने 30 रुपए माइनस करे तो 70 बचे। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज NDTL। हाँ सर। सर आप ऐसे बोल रहे थे UPSC में कोई क्वेश्चन आया था NDTL से, मैं बताता हूँ सर। UPSC में ना देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, NDTL इज रिलेटेड टू, पहला है डिफेंस सेक्टर, दूसरा है आपका बैंकिंग सेक्टर, तीसरा भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, और चौथा भी ऐसा कुछ। तो इतना सा तुम्हें याद रखना था, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अपन और गहराई में पढ़ेंगे, बट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी बार, और तुम इतने खुश होते हो, अरे भैया बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। बबल के अंदर यहाँ पे ABCD ऐसे होता है ना, सभी करते हैं, हम भी करते थे किसी जमाने में। ठीक है, हमने अरे सर सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे बढ़ गया सी, अरे यार ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं करना है बच्चों एग्जाम के अंदर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, जिसमें तुम्हारे कितने मार्क्स कट गए? 2 मार्क्स कटे, एक नेगेटिव और चला गया इसके अंदर, 2.66 मार्क्स कट गए, सोच कर देखो। ऐसा है ना, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना होता एग्जाम के अंदर। हड़बड़ाहट निकालनी है वो यही निकाल लो प्रैक्टिस टेस्ट में, वहां पे अलग अलग ही लेवल का प्रेशर है वहां पर, ये समझ के रखना। उस प्रेशर को मेंटेन करना सीखो। आते हुए क्वेश्चन को गलत करोगे तो कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। कैसे पास होगा? कोई नहीं हो पाएगा। और वो कब आ सकता है? जैसे बच्चे में को एनालिसिस करते हैं तो फोन करते हैं, फिर बोलते हैं सर यहाँ हमको नोट नहीं दिखा, सर हमने ये चीज नहीं देखा, सर हमको ये पता था ये क्वेश्चन, फिर भी हम गलत कर दिए। है ना, तुम लोग करते हो मेरे को फोन तो ये बोलते हो सर ये चीज इसमें इस तरह से हो गया, ये भला ये मिस्टेक हो गया। वो मिस्टेक अभी कर लो, ठीक है, वहां पे मौका नहीं मिलेगा। युद्ध होने से पहले जितनी मेहनत करनी है, जितना पसीना बहाना है, जितना खून बहाना है, अभी बहा लो। वहां पे तलवार घुसाएगी,
घुसाई जाएगी तो वहां पे जान ही निकलेगी। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते हो कितना भी खून बहा लो, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने वाला बचा लेगा तुम्हें। और वहां पे एक बार तलवार घुस गई तो 3 तलवारें और घुस जाएंगी। एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया ना तुम्हारा, तो आगे के 2-3 क्वेश्चन और साथ में गलत हो गए टेंशन में, और आता हुआ गलत कर दिया। समझो बात को बच्चों कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज से जा रहे हो तुम लाइफ में। जो गलती हम लोग करके बैठे हैं तुम लोग तो ना करो कम से कम। तो है ना, चीजों को मैच्योरिटी में लेकर आओ, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, ये समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करो अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ये समझो, है ना। तो ये इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है कि यहाँ पर क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हमने समझा। किसी को एनडीटीएल में कोई दिक्कत है प्लीज लेट मी नो। वैसे देखो क्लास में कोई दिक्कत आनी नहीं है तुमको, फिर भी कोई भी दिक्कत आती है यू आर फ्री टू आस्क, है ना। चलो, अब बैंक का एनडीटीएल क्या होता है, ये हो गया हमने टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब डिपॉजिट्स माइनस डिपॉजिट विद अदर बैंक, दैट इज नोन एज बैंक का एनडीटीएल। अब कभी एनडीटीएल के बारे में कैसा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सर आप हमको ये पढ़ा क्यों रहे हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पढ़ा क्यों रहे हैं बच्चों, रीजन है। क्या रीजन है बच्चों, देखो अभी हमने ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सर, ये जो चीज पढ़ी थी हमने, CRR SLR रिजर्व रेशियो क्वांटिटेटिव, इसमें काम आएगा बच्चों। अच्छा सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पढ़ लिया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द CRR। अब हम CRR की तरफ जाते हैं। CRR क्या होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये था बैंक और ये डिपॉजिटर का पैसा 100 रुपीज। अब मान लो यहाँ पे आरबीआई देख रहा है, सब कुछ आरबीआई देख रहा है ना, आरबीआई इज थर्ड आई, आरबीआई ऊपर से देख रहा है, गॉड्स आई। और आरबीआई देख रहा है कि इसने 100 रुपए दिए बैंक को, और बैंक को तो भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इसके तो ऐसे लग गया है। इसने क्या करा, 100 के 100 रुपए, इसने कुछ रुपए तो उसने बैंक वन में जमा करे थे, मान लो 10 रुपीज बैंक वन में जमा करा, और सारा का सारा रुपया है ना मार्केट में उतार दिया 90 के 90 रुपीज। अब है ना, ये आदमी पैसा लेना आ रहा है कि यार पैसा मिल जाए मेरे को, मैं, इसके पास बैंक के पास पैसा ही नहीं है। सारा का सारा 90 रुपीज क्या है मार्केट में उतार दिया उसने। प्लस ये है ना, ये 90 रुपीज ये मार्केट में है ना, लोग जो थे वो थे विजय माल्या के दोस्त। विजय माल्या ने फोन करके बता रखा था, भाई देख पैसा कमाने का सबसे सही तरीका बताओ, बैंक से उधार लो और भाग जाओ, सबसे शॉर्टकट मेथड। और ये सब लोग क्या करें बैंक से। अब जब ये डिपॉजिटर्स पैसे आएंगे ABCD, यार हमारा वो पैसा देना, हमने तुम्हारे डिपॉजिट कराए थे। बोले अरे भाई मेरे पास तो वो पैसा है, क्या करूं, पैसा तो है नहीं भाई, बहुत खराब चीज हुई। तो अल्टीमेटली पैसा क्या होगा, पैसा इनकर्ड होगा। आरबीआई यहाँ पर देख रहा है। इस सिचुएशन में आरबीआई ऐसे बोलेगा, बैंक एक बात सुनो, तुम है ना, तुमको थोड़ा पैसा बचा के रखना था। तो बैंक आरबीआई से कहेगा, अरे सुनो यार आरबीआई, तुम सिखाओगे क्या बिजनेस, मेरे को थोड़ा पैसा बचाता मैं कैसे करता, क्या करता, इस तरह से उससे ही लड़ने लग गया। आरबीआई ने एक रूल बना दिया कि बैंक, तुम्हारे पास जितना भी पैसा आएगा ना, जो भी तुम्हारा एनडीटीएल होगा, एनडीटीएल यहाँ पर कितना है, अनंतिता इधर एनडीटीएल कितना है अनंतिता इस वाले केस में, TDTL -30 मतलब 60 नहीं 70 हाँ 30 कहाँ दिख रहा है तुमको, तो है मतलब अच्छा सॉरी NDTL ना सर 90 अच्छा हाँ 100 -10 हाँ मुझे लगा वो पहले का आपने बताया ना। कोई बात नहीं, तो पहले में मतलब पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। देखो इधर एनडीटीएल क्या है, एनडीटीएल है 90, ठीक है। एनडीटीएल कितना हो गया 90 हो गया। तो मतलब आरबीआई ने बोला देख यार बैंक तू मानेगा नहीं, तेरे को मेरे को बताया, तू शुरू से मेरे को तेरे पे है ना भरोसा कम ही है, तो मैं एक रूल बना रहा हूँ, इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा एनडीटीएल होगा उसका 4% है ना तेरे को रखना पड़ेगा। बोले सर क्या, किसके पास, अपने पास, अरे नहीं भाई सुन तो सही, 4% मतलब 3.6 रुपीज तेरे को रखने पड़ेंगे मेरे पास, क्योंकि तेरे पे मेरे को शुरू से भरोसा है ही नहीं। 3.6 रुपीज तेरे को मेरे पास रखने पड़ेंगे। तो बैंक बोलेगा कि 3.6 रुपीज मैं तुम्हारे पास रख तो दूंगा, पर इसका इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे, बोले कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे तेरे को, और तू रखेगा भी कैश के अंदर।
है ना। दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर मान लीजिए 3.6 इसने यहां पर रख लिया, तो इसके पास नीचे लैंड करने को कितना बचा? इसके पास नीचे लैंड करने को 90 माइनस 3.6 रुपीज बचा। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशन को अपन कम करना है तो 90 माइनस 3 मान लेते हैं, है ना, इसको 3 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 3, दैट इज इसके पास बचा 87 रुपीज, और 87 रुपीज ये मार्केट में दे पाएगा। अच्छा, आरबीआई ने सोचा कि यार थोड़ा इसको और छेड़ते हैं, बैंक को और छेड़ते हैं, मेरे से कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं बोला था ये, थोड़ा सा बदतमीजी से उससे बात कर ली थी। आरबीआई ने कहा बैंक सुनो, बोले हाँ सर अब क्या हुआ सर ये बताए। अब आरबीआई की बैंक की टोन ही अलग है, क्योंकि इसके 3 रुपए जो थे उसने रख लिए, ठीक है। आरबीआई की इसके बैंक की टोन है, हाँ सर बताए कि कल से सीआरआर जो होगा ना वो 50% है, और मार दिया सर 50% है। इसका मतलब क्या होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे दे सकते हो मार्केट में? 45 ही दे सकते हो। बैंक बोलेगा अरे सर एक गलती को इतनी बड़ी सजा दोगे? बोले जब तुमको ये बोला था, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, अब हम सीआरआर 50% करेंगे। तो सीआरआर जैसे ही बढ़ाया ना, तो आप देख रहे हैं बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई बच्चों। बैंक पहले कितना दे पा रहा था? जितना पैसा दे पा रहा था 87, उसकी जगह अब 45 ही दे पाएगा नीचे। इन दैट सिनेरियो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि जब सीआरआर इंक्रीज हो रहा है तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, इन रिटर्न मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर। तो व्हेनेवर देयर इज अ सीआरआर इंक्रीज इन सीआरआर, तो मनी सप्लाई इन द मार्केट इज डिक्रीजिंग। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, whenever there is increase in the money supply, whenever there is an increase in, whenever there is increase in CRR बढ़ा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हुई, क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है नीचे देने के लिए, 45 रुपीज ही बचे, मनी सप्लाई विल डिक्रीज। एंड इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी? निशांत। कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी है कि हाँ जी। सीआरआर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं, चलो सर देख लेते हैं एक बार। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहे हैं इंक्रीजिंग सीआरआर इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके सर, ये हथियार है क्या? अच्छा सर, इस हथियार से इन्होंने क्या करा है? इस हथियार से इन्होंने क्या करा है? इन्होंने तो कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल कर दिया इन्होंने तो। मतलब सीआरआर बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन ये वहां पर बैठे बैठे, ये है आरबीआई सर, यहाँ बैठा बैठा ही इसने क्या करा? सीआरआर बढ़ा के इन्फ्लेशन कम कर दिया सर। और सर बैंक को भी सीधा कर दिया, बैंक वो हवा में उड़ रहा था ना सर, उसको भी सीधा कर दिया। तो दैट्स हाउ द थिंग विल हैपन, राइट। जब सीआरआर बैंक के लिए 4% करेगा तो उसको 4% ऑफ एनडीटीएल जमा ही कराना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज ही हैज टू फेस द पेनल्टीज। दिस इज मैंडेटरी ऑन द बैंक। बैंक को एक बात तो समझ में आ गई कि यार देखो कुछ भी कर लो, आरबीआई से पंगे नहीं लेने के हैं। ये नाराज हुआ ना तो हमारा तो पूरा क्या होगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा। आरबीआई से मैं पंगे नहीं लूंगा आगे से, ठीक है। तो हम ये समझें इट इज स्पेसिफिक। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। इट इज स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ एनडीटीएल विच अ बैंक हैज टू कीप विद हिमसेल्फ, नहीं खुद के पास नहीं रखना, विद आरबीआई। आरबीआई के साथ रखना है इन कैश फॉर्म ओनली, सिर्फ कैश फॉर्म के अंदर रखेगा, कि मतलब पैसा नगद के अंदर रखेगा, कैश फॉर्म्स ओनली, ठीक है। इंक्रीजिंग सीआरआर विल रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। सीआरआर हमने इंक्रीज करा, लैंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई बैंक की। पैरेलली डिक्रीजिंग सीआरआर विल डिक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। बैंक डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ गेन्स ऑन सीआरआर। सीआरआर के ऊपर कोई टाइप ऑफ गेन नहीं होगा, फिर भी उसको क्या बोला जाएगा? एसेट ही बोला जाएगा बैंक का, और रिजर्व के अंदर कंसिडर किया जाएगा, दैट इज कंसिडर एज द एसेट ऑफ द बैंक। कोई गेन नहीं हो रहा है, बट क्योंकि आने वाले समय में जब पैसा इसके पास वापस आएगा तो उसके ऊपर एसेट ही होगा वो, तो उसको एसेट ही बोला जाएगा। रिजर्व्स आर ऑलवेज नोन एज एसेट, ये आप याद रखना। चाहे से रिजर्व किसी और बैंक पे जमा कराएं, चाहे आरबीआई के अंदर जमा कराएं, दैट इज आल्सो नोन एज, ऑलवेज नोन एज व्हाट? एसेट, राइट। एनी डाउट इन दिस वन? प्लीज आस्क सर। हाँ सर गौरव। आवाज सर ये जो सीआरआर है इसको एनडीटीएल की जगह अगर टीडीटीएल का फ्रैक्शन रखते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? नहीं रहता। इसका रीजन है, रीजन देखो क्या है।
टीडीटीएल एक्चुअल में क्या कर रहा है, आरबीआई जो चाह रहा है ना, आरबीआई कंट्रोल करना चाह रहा है इस बैंक को, है ना, बैंक को, कि जिससे डिपॉजिटर्स का पैसा है ना सेफ रहे। जब इसने बैंक 2 में जमा करा है ना, तो 30 रुपए तो पहले से सेफ है गौरव, 30 रुपए तो पहले से सेफ है। किसके ऊपर लड़ाई हो रही है, 70 रुपीज को ये बैंक जो है 70 रुपीज को कहीं इधर उधर खर्च ना कर दे, ये तो पहले से सेफ है बैंक 2 के अंदर, बिकॉज बैंक 2 इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, इसको भी आरबीआई तो देख ही रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो इस पे लड़ाई नहीं है, लड़ाई किस पे है, ये 70 रुपए कैसे खर्च करता है, इस पे लड़ाई। ठीक है सर, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर से, तो आरबीआई भी नहीं चाहता कि भाई हम क्या करें, इसके सारा पैसा रखें, तो पैसा रख लेंगे तो बैंक कैसे कमाएगा, तो कम से कम करने की कोशिश करता है। फिर बैंक तो क्या होता है, सर पे भी तो चढ़ रहा है बैंक, बार बार में सर पे चढ़ के बैठ जाता है, थोड़ा सा इसको क्या, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। इसके अंदर हमको एक दो पॉइंट याद रखना है, स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ एनडीटीएल है, एनडीटीएल का स्पेसिफाइड फ्रैक्शन है, कैश फॉर्म के अंदर इसके अंदर देख रहे हैं। इंक्रीजिंग सीआरआर, जब सीआरआर इंक्रीज होगा, it will reduce what lending capacity of the bank. Parallelly, decreasing CRR will decrease lending capacity of bank. Bank does not have any type of gain on the CRR. Still, it is known as what, reserves of the bank, and still it is known as what, it is known as your. This is how you have to understand the concept. इस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए बच्चों। तब कहाँ इकोनॉमिक्स, क्या हो गया अब इकोनॉमिक्स में, तो कुछ भी नहीं बचा इसमें तो सर, सब कुछ ऐसा हो गया कि कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी उठाकर पूछो हम सब कुछ बता देंगे, सब क्लियर है। इसमें लेयर वाइज पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड। अब क्या हुआ, बैंक को और छेड़ना चाहता है आरबीआई। आरबीआई कह रहा है यार मजा आ रहा था अभी, पिछली बार जब सर सर बोलने लग गया ना, क्या मजा आ रहा है, मतलब पहले तो हीरो बन रहा था, अब सर सर बोलने लग गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना, और हम थोड़ा सा हम करते हैं, इसको और परेशान करते हैं। तो ये देखो 100 रुपए यहाँ पर है, ऐसे समझो 100 रुपीज, और इसने बैंक 1 ने बैंक 2 के अंदर पैसा जमा करा दिया, मान लो 10 रुपीज, और 90 रुपीज के पास बचे थे, पर 90 में से जो सीआरआर जो था उसके अंदर उसने 3 रुपीज सीआरआर में रख दिए, ऐसे समझो सीआरआर के अंदर 3 रुपीज रख दिए, ठीक है। तो इसके पास 87 रुपीज थे। बैंक से ये सोच रहा है बैंक की यार अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं तो कभी तो उसने 45 रुपीज सीआरआर में मेरे को रखने पड़ते थे, अच्छा रिलेशन चल रहा है, चलो ठीक है। आरबीआई बिल्कुल खुश है। आरबीआई ने बोला यार मजा नहीं आ रहा लाइफ के अंदर, थोड़ा और छेड़ते हैं बैंक को। आरबीआई ने कहा रूल नंबर 2, और बैंक ने सोचा पता नहीं क्या बोलेगा, देयर इज वन मोर रिजर्व दैट इज नोन एज एसएलआर। अरे भाई परमात्मा मान जा, एसएलआर क्या है अभी, एसएलआर क्या है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। बैंक ने बोला क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हो भाई, इसमें तुमको 18%, 18.5%, अब इसको इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है ना, तो देख लिएगा आप लेटेस्ट 18.5% ऑफ एनडीटीएल आपको इसके अंदर रखना है। मतलब सर हम क्या करेंगे, 3 रुपए तो तुमको पहले दे दें हम, और फिर जो एनडीटीएल है 90 रुपीज का एनडीटीएल है, उसका 18.5% भी तुम्हारे पास रख दें। बोले हाँ ये करना पड़ेगा। बोले यार आरबीआई एक गलती तो सबसे माफ होती है, तो ऐसे क्यों कर रहा है। बोले नहीं अब चुपचाप है ना, मेरे को बस 18.5% पैसा तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी तुमको ही दे क्या, आरबीआई बोलेगा नहीं नहीं इतना क्रूर और इतना निर्दयी मैं नहीं हूं, ये तो तू अपने पास ही रख, ठीक है। 18.5% ऑफ एनडीटीएल तो अपने पास रख, तूने सीआरआर मुझे दिया, एनडीटीएल तो अपने पास रख, और इस एनडीटीएल के अंदर ये जो पैसा है ना, इसको तू कैश में भी रख सकता है। बोले कैश में रख के क्या करूंगा यार मैं, हाँ गोल्ड में भी रख सकता है, हाँ गोल्ड में रख लूंगा, क्यों, गोल्ड यार ऊपर नीचे होता रहता है, तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और ये रिजर्व में भी चला जाएगा। या फिर तू क्या कर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख ले, हाँ यार ये भी सही चीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फिक्स्ड अमाउंट में पैसा आता रहेगा। क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आई विल लेट यू। तो ये जो है एसएलआर है, दैट इज आल्सो सम स्पेसिफाइड फ्रैक्शन। स्पेसिफाइड फ्रैक्शन कितना है ये आरबीआई डिसाइड करेगा, स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ आरबीआई also of NDTL that bank has to keep with themselves in form of cash, gold or government securities. That is known as what, that is known as SLR. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा it is a proportion of the NDTL that bank is required to keep with itself in form of cash, gold or RBI approved security or government securities. This is known as what, this is known as SLR, statutory liquidity ratio. बैंक कैन अर्न इनकम ऑन एसएलआर, ऑब्वियसली एसएलआर पे इनकम मिलेगा, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देगा तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट में पैसा मिल जाएगा। करंटली एसएलआर इज 18% ऑफ 18.5% ऑफ एनडीटीएल, और दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है, आगे चलकर ये चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड
SLR इंक्रीज करने से बच्चों क्या होगा, मान लो कल को बैंक थोड़ा सा और ज्यादा एटीट्यूड में आया बैंक, तो उसने बोला कि रुको हम बताते हैं, उन्होंने SLR कर दिया RBI ने 50%। ओ माय गॉड, बैंक ने बोला सर हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं, अब तो 50% तुमको रखना पड़ा। तो लैंडिंग कैपेसिटी बैंक की डिक्रीज होगी, ये सब समझ गए होंगे, लैंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, और एज ए रिजल्ट मार्केट के अंदर मनी सप्लाई विल डिक्रीज, and as a result what will happen, this is known as contractionary monetary policy. This is the tool of RBI. CRR and SLR are the tool of RBI through which it controls the inflation. तो देखिए क्या क्या बताया मैंने आपको, ये बताया कि मार्केट के अंदर जो पैसा आएगा वो बैंक के थ्रू आएगा, और बैंक का पैसा कैसा आएगा वो RBI कंट्रोल करेगा विद इट्स टूल्स। और टूल्स कौन है, टूल्स यही टूल्स है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक टूल का नाम है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जैसा नाम वैसा काम। 4% ऑफ NDTL अभी चल रहा है ऐसा, ठीक है। NDTL बैंक को रखना पड़ेगा किसके पास, RBI के पास, RBI के पास रखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश। SLR के अंदर ऐसे बोलेंगे 18.5% ऑफ SLR बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ, खुद के साथ रखना पड़ेगा विद देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ कैश, either cash or the gold or government approved security. That is known as CRR SLR. CRR को हम बढ़ा देंगे, अगर हम CRR को बढ़ा दिया, हमने RBI ने बढ़ाया, तो 4% की जगह क्या हो जाएगा 10%, 20%, तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, और यहाँ पर लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, मतलब लैंड करने की, नीचे पैसा दे, खुद के पास ही नहीं तो नीचे कहां से देगा, और एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, एज ए रिजल्ट क्या होगा इसकी तरह, इसके मनी सप्लाई इन द मार्केट विल डिक्रीज। Similarly, in the case of increase, you can understand the things, ठीक है। और इन चीजों के ऊपर, इन conceptual understanding के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, lot of question has been asked in the examination, ठीक है। अब थोड़े conceptual आने लगे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है, पर आते हैं इनके अंदर से ही, ठीक है। फर्स्ट हमने इसके अंदर यहाँ पे कवर कर लिया है कि फर्स्ट इज दिस वन, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर पहला हमने, सर आपने ये नहीं बताया क्वांटिटेटिव टूल का मतलब क्या है इसका, और सर इसका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बच्चों बाद में बताएंगे, एक बार हम क्वांटिटेटिव टूल्स पूरे पढ़ लें फिर डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, रिजर्व रेशियो, CRR एंड SLR हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ से अपन कल पढ़ते हैं, आज कोई फंक्शन है, कोई शादी है, उसके अंदर मेरे को जाना है, तो यहाँ से अपन कल पढ़ते हैं LAF के अंदर, MOS के अंदर, ठीक है सर। सर हाँ भाई, सर जो आपने वो CRR वाला बताया था उसमें मतलब वो RBI के पास रख रहा है, लेकिन SLR में तो वो मतलब खुद के पास रख रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देगा तो मार्केट में तो पैसा फिर से आ जाएगा ना। हाँ तो उसमें कर सकता है ना, इतना छोड़ रखा है ना। देखो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, खुद से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये 18.5% है। अब इसको तीन तरीके से कर सकता है ये, या तो कैश में अपने पास रखे, ठीक है, या फिर इसमें गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी खरीद ले, या फिर क्या करे, या फिर इसके अंदर गोल्ड के अंदर खरीद ले। मार्केट में तो पैसा नहीं जा रहा है, ये तो इनमें खरीदेगा, या गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी। मैं बोल रहा हूँ जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो फिर वो मतलब मार्केट में तो पैसा दे देगा ना, वो जैसे गवर्नमेंट से खरीदेगा तो वापस पैसा देगा बैंक, तो बैंक तो मतलब नहीं, बैंक जो मार्केट में गवर्नमेंट को देगा तो गवर्नमेंट फिर इन्वेस्ट कर देगी तो मार्केट में तो आ जाएगा ना पैसा, वो पूछ रहा मार्केट में आ जाएगा, बट डायरेक्टली ये मार्केट में नहीं दे रहा ना, एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, एक ही खुद किसी को दे दे, तो उसमें डिफरेंस है ना हिमांशु। मतलब एक्चुअली तो रोल तो था सर कि मार्केट से पैसा कम करना है ना, लेकिन वो हाँ मार्केट में तो पैसा आ जाएगा उससे। मार्केट में आ जाएगा पैसा, पर वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगा ना फिर। जैसे गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी करी थी, तो वो क्या है, वो आरबीआई की तो सिक्योरिटीज है। और आपको पता है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज नोन एज व्हाट, कि ये जो SLR की सिक्योरिटीज है, ये फिर इनको क्या होता है, ये जो होता है आगे चल के, ये सिक्योरिटीज होती है वो किसके पास है, आरबीआई के पास ही तो है ये सिक्योरिटीज। और आरबीआई के पास ये सिक्योरिटीज है। आरबीआई अगर मान लो गवर्नमेंट आरबीआई को कहता है कि 100 रुपीज मेरे को कमा के दो, तो उसने 100 रुपीज कमा कर दे दिए आरबीआई ने। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज है वो आरबीआई के पास ही तो रखी हुई है। अच्छा, तो सिक्योरिटीज का जो पूरा फंक्शन है ना, दैट आर कंट्रोल बाय द आरबीआई। वो आरबीआई प्रिंट कर रहा है, आरबीआई रख रहा है अपने पास, जितना गवर्नमेंट मांगता है उतना दे देता है गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है सर, ओके। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एनी मोर डाउट्स और शुड आई लीव द क्लास? आज आपका पॉलिटिकल क्लास नहीं हो पाएगा बच्चों, बिकॉज आई हैव टू अटेंड सम फंक्शन। चलिए मेहनत करिए, है ना, इसको समझिए। और इसके बाद आपका जो परसों टेस्ट होगा, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो,
टुमारो टेस्ट नहीं, डे आफ्टर टुमारो टेस्ट है, उसके अंदर सबके मार्क्स इसमें से आएगा, ये नहीं नोट्स में से आएगा क्वेश्चन, सबके मार्क्स 40 के आसपास आने चाहिए, 40 से कम कोई नहीं लाएगा, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी करो। और बच्चों चीटिंग करके मत दिया करो पेपर, साफ साफ पता चल जाता है। अंकित ही बताया था सर इसने चीटिंग करी है, मेरा तो जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है, तो सब साफ पता चलता है, डोंट डू दिस वन, राइट। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।